कर लेते हैं। देखिए, वायुमंडल के जो स्तर हैं उनको दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, एक रासायनिक गुणों के आधार पर और एक ताप के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर दो भागों में कैटेगराइज किया जाता है, सममंडल यानी कि होमोस्फीयर, विषम मंडल यानी कि हेट्रोस्फीयर। सममंडल क्यों कहा जाता है कि सममंडल बोले तो यहाँ पर जो उनकी जो अनुपात है उन गैसेस का वो बदलता नहीं है ना। हाँ जी, इतना परसेंट ऑक्सीजन है तो उतना परसेंट ही ऑक्सीजन है, उतना परसेंट नाइट्रोजन है तो उतना परसेंट ही नाइट्रोजन है। अच्छा, फिर ये जो सममंडल है, होमोस्फीयर है, इसकी लेयर की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक? 0 से 90 किलोमीटर, 0 से 90 किलोमीटर तक आपको सममंडल मिलता है। और फिर 90 से 10,000 ऊपर, 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक आपको विषम मंडल मिलता है। विषम मंडल इसलिए कहा जाता है भैया क्योंकि यहाँ पर जो गैस का अनुपात है वो बदलता रहता है ना। और इसके अंतर्गत क्या आता है? थर्मोस्फीयर, तापमंडल। इसके अंतर्गत क्या आता है? तापमंडल या थर्मोस्फीयर, है ना। अब आ जाते हैं अपन ताप के आधार पर। ताप के आधार पर जो वायुमंडल के जो लेयर हैं उनको हम चार भागों में देखते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे पहले क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, इसके ऊपर समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, इसके ऊपर मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फियर, और सबसे ऊपर ये वायुमंडल नहीं कहा जाता, ये कहा जाता है तापमंडल। देखो असल में ये सब मिलाकर क्या कहा जाता है? तापमंडल यानी कि थर्मोस्फियर। चार मंडल हो गए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमंडल। तापमंडल में दो लेयर मिलेंगे। सबसे नीचे लेयर मिलेगा आयन मंडल, आयनोस्फीयर, उसके ऊपर बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। क्लियर है? अच्छा, फिर क्षोभ मंडल भैया, इसकी औसत ऊंचाई पृथ्वी की सतह नहीं बोलेंगे हम, समुद्र तल। पहले सबसे निचला लेयर है तो कहां से नापेंगे? समुद्र तल। इसकी ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई क्षोभ मंडल की 13 किलोमीटर होती है। कितनी? हाँ, 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर हमने क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर का लेयर देखा था, है ना। लेकिन क्या क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई हर जगह एक जैसी होगी? नहीं, एक जैसी नहीं होती। क्षोभ मंडल अधिकतम मोटाई इसकी आपको भूमध्य रेखा पर मिलेगी, इक्वेटर पर। कहाँ मिलेगी? इक्वेटर पर। मतलब इक्वेटर के ऊपर जो क्षोभ मंडल होगा उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? सबसे ज्यादा ताप ये ग्रहण करता है, ज्यादा गर्म होता है, तो यहाँ की वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। इसलिए यहाँ भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी बढ़ जाती? 18 किलोमीटर तक हो जाती है ना। लेकिन इसके विपरीत ध्रुवों पर देखेंगे आप, पोल्स पर, तो भैया ध्रुवों पर आप जानते हो सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है साल भर, तो यहाँ पर बर्फ ही जमा रहता है, ताप अपना असर खो देता है। तो यहाँ पर हवा के में जलवाष्प और ये सब रहते हैं और भारी रहती है, गुरुत्वाकर्षण बल भी खींचे रखता है। तो यहाँ पर क्षोभ मंडल की सबसे कम ऊंचाई मिलती है जो लगभग होती है 8 किलोमीटर ना। सारी मौसम संबंधी गतिविधियां, सारी जलवायु संबंधित गतिविधियां इसी मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में। बादल बनना, वर्षा होना, ओला पड़ना, बादलों का गड़गड़ाना, चमक, बिजली चमकना, सब कुछ कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है ना। गर्मियों में क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो बढ़ जाएगी कि घटेगी? बढ़ेगी गर्मियों में। गर्मियों में पता है आपको, हवा गर्म होकर ठंडी होकर ऊपर की ओर चढ़ेगी तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाएगी, और सर्दियों में घट जाएगी। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जो अलग करेगा, अलग मतलब कहीं तो क्षोभ मंडल खत्म होगा, कहीं समताप मंडल शुरू होगा, तो इसको क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल है तो क्षोभ सीमा, मतलब ट्रोपो। लेकिन उससे पहले एक और चीज, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर में क्या होता है? कम होता है। टेम्परेचर में कमी आती है और प्रेशर भी कम होता है, वायुदाब भी कम होगा। वायुदाब आपको पता है भैया, सतह पर जो वायु जितना दबाव बनाती है, अगर ज़्यादा वायु है तो ज़्यादा दबाव बनाएगी तो ज़्यादा वायुदाब होगा।
भैया चूंकि पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो जो सतह पर जो वायु होती है, ये गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींच के रखेगा, अपने पास खींच कर रखेगा, तो वायु ज्यादा से ज्यादा सतह पर चिपकी रहेगी और ज्यादा घनत्व होगा इसका, वायु का घनत्व ज्यादा होगा, है ना। कम जगह पर ज्यादा चीजें आ जाए तो घनत्व ज्यादा होगा, वायु का घनत्व ज्यादा होगा तो वायु दाब भी यहाँ सतह पर ज्यादा होगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे गुरुत्वाकर्षण बल से दूर होते जाएंगे ये, तो यहाँ पर वायु दाब भी कम होता जाएगा। क्लियर है बात, है ना। अब चलते हैं अपन समताप मंडल में। समताप मंडल, अब यहाँ पर आप गच्चा खा सकते हो, आपको लगेगा कि और ऊंचाई पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर और घटना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर टेम्परेचर वास्तव में बढ़ जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ओजोन परत। ओजोन परत, ओजोन परत इसी समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। सतह से बात करेंगे तो सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत मिलेगा आपको, सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर। लेकिन यदि आप बोलोगे कितनी मोटाई में, कहां से कहां तक, तो कहां से कहां तक मिलता है भैया? 15 से 35 किलोमीटर की मोटाई में आपको ये कहां मिलेगा? समताप मंडल में मिलेगा ओजोन परत। लगभग 20 किलोमीटर की मोटाई लेयर होगा ओजोन परत का। ओजोन परत की वजह से ओजोन गर्म क्यों हो जाता है, टेम्परेचर यहाँ बढ़ क्यों जाता है? क्योंकि ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब कर लेती है तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से ये पूरा लेयर गर्म हो जाता है ना, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, और ये गलत दिया है यहाँ पर, यहाँ नहीं होगा ये कहाँ होगा? इसके लिए देखो उड़ते हैं, यहाँ भी उड़ते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आदर्श जो स्थिति है प्लेन के लिए वो समताप मंडल माना जाता है। क्यों समताप मंडल? दो वजह है इसकी, दो वजह है। समताप मंडल के हवाई जहाज के समताप मंडल में उड़ने की दो प्रमुख वजह ये है कि एक, कि यहां पर जो वायु है, यहां पर जो वायु है, आपको पता है ना, वायु किस दिशा में चलती है? क्षैतिज। वायु कैसी चलती है? क्षैतिज दिशा में चलती है। और भैया प्लेन के तो एक जगह से दूसरी जगह कवर करना है, तो क्षैतिज वायु उसके सहायक होगी, पहली बात। दूसरी बात इसलिए भी कि मौसम संबंधी घटनाएं नीचे ही हो जाती हैं, ऊपर नहीं होती, तो इससे प्लेन में हादसा होने का खतरा बहुत कम हो जाता है ना। और चील आप देखते हो, वो लोग भी यहीं उड़ते हैं। चील, चिड़िया, पक्षी यहाँ थोड़ी जाएंगे। अक्सर जो प्लेन होते हैं, अगर वो क्षोभ मंडल में कम ऊंचाई पर उड़ रहे हैं या टेक ऑफ करते समय होता क्या है, पक्षी लड़ जाता है, चिड़िया पक्षी ये सब लड़ जाते हैं, झुंड के झुंड चलते हैं, आकर भिड़ गए क्या उखाड़ लोगे ना। वो एग्जॉस्ट जो पंखा चलता है इंजन में घुस गया क्या उखाड़ लोगे। तो एक छोटा सा कबूतर भी आपका काम तमाम कर देगा। जितने लोग हैं फिर कबूतर नहीं भुनेगा, सब भुन जाएंगे ना। एक ये है, दोनों को वजह आप जान गए आप। फिर यहाँ उतना चीज है नहीं। ऊंचाई भैया समताप मंडल की ऊंचाई तो 50, पृथ्वी की सतह से इसके क्रॉस करने के बाद 50 किलोमीटर तक आपको ये मिलता है। अच्छा, और आपको बता दूं, ये जो समताप मंडल के ऊपर ऊपरी भाग में ओजोन परत मिलेगा आपको। फिर जब ये ओजोन परत खत्म होता है तो इसको समताप क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल, तो समताप सीमा कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? स्ट्रेटोपॉज। यहां पर तो टेम्परेचर कितना हो जाता है? नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो गर्म ही रहता है, यहाँ -100 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर जाने पर। अब उसके बाद चलो आ गए मध्य मंडल में। मध्य मंडल में इसकी ऊंचाई कितनी? 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलता है। 50 से 80, पृथ्वी की सतह से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई में ये मध्य मंडल मिलता है। यहाँ पर कोई खास चीज यहाँ पर नहीं होता ना भैया। कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अच्छा, एक और चीज, ऊंचाई बढ़ने के साथ फिर यहाँ ऐसा ही हो जाता है, टेम्परेचर घटता है। यहाँ पर ऊंचाई के साथ टेम्परेचर कम होता है, और यहाँ पर जो लेयर टॉप लेयर होता है जहां से नया, वहां तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। अच्छा, कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था। अच्छा, वो
आयन मंडल में, सॉरी, यहाँ ज्यादा कुछ था नहीं। अब चलते हैं अपन ताप मंडल में। स्ट्रेटोस्फीयर का जो 50 किलोमीटर है उसी में 30 किलोमीटर उसका मोटाई भी ऐड है क्या? ओजोन लेयर का किमोस के अलावा है? किसमें? इसमें हाँ ऐड है ना, इसमें ऐड है। 50 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसमें ऐड है क्या वो 30 किलोमीटर? देखो, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी की सतह से तो 50 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलता है, लेकिन मोटाई कितनी? तो 15 से 35 किलोमीटर इसकी मोटाई। किलोमीटर में ऐड है वो भी? हाँ ऐड है। ओकर बाद एती आ जाओ, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर। अब यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ मिला नहीं, तापमंडल में चले जाते हैं। तापमंडल में जाते हैं तो तापमंडल में पहला जो लेयर शुरू होगा वो होगा आयन मंडल, एनोस्फियर। एनोस्फियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चार्ज्ड पार्टिकल्स, मतलब आवेशित कण मिलेंगे आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशित कण मिलते हैं यहाँ पर, ठीक। और जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आवेशित कण मिलते हैं मतलब वहाँ टेम्परेचर फिर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब उल्टा हो गया, यहाँ ऊंचाई के साथ बढ़ता था, यहाँ कम होता था, फिर यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ पर ऊंचाई के साथ कम होगा और फिर बढ़ जाएगा ना। तो बड़ा आसान है, ऐसे चीजें ध्यान रखना। आयन मंडल मतलब यहाँ तापमान बढ़ेगा भैया, आवेशित कण है। और दूसरा बात है, क्योंकि यहाँ आवेशित कण है तो ये आपके संचार व्यवस्था के लिए, मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहाँ स्थापित किए जाते हैं? यहीं, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट यहीं से पॉसिबल हो पाता है, जो मोबाइल में आप बात करते हो, क्योंकि आयन्स हैं यहाँ पर। सिग्नल आप कॉल लगाते हो, यहाँ जाता है सिग्नल, यहाँ से वापस लौटकर आपका कनेक्शन जुड़ता है, ठीक है। आयन मंडल में इतना ही। फिर इसके ऊपर ये आयन मंडल की ऊंचाई कितनी भैया? 80 से 400, 80 से 400, और 400 के ऊपर पूरा ये बहिर्मंडल हो गया, ठीक। अब बहिर्मंडल 400 से जितना ऊंचाई ले लो आप, बहिर्मंडल है वो। लेकिन बहिर्मंडल की एक खास बात है, इसी बहिर्मंडल में भूस्थैतिक उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या स्थापित किए जाते हैं यहाँ पर? ये गलत जगह दिया है ना, ये जो सैटेलाइट होगा भूस्थैतिक, वो कहाँ होगा? यहाँ होगा। भूस्थैतिक उपग्रह, जो कृत्रिम उपग्रह होता है ना, जो मानव निर्मित उपग्रह है, वो यहीं स्थापित किए जाते हैं। ऊंचाई 35,800 किलोमीटर, सतह से 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहिर्मंडल में भूस्थैतिक उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अगर अक्षांशीय पोजीशन में बोलूं तो वो भी फिक्स है। भूमध्य रेखा के ऊपर 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थैतिक उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। भूस्थैतिक उपग्रह की खासियत, अध्ययन करता है, पृथ्वी का अध्ययन करता है ना। एक तो ये जो है भूस्थैतिक उपग्रह की जो परिक्रमा की अवधि होती है, भाई उपग्रह तो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, ये घूर्णन गति से मैच करता है। पृथ्वी जितना समय एक घूर्णन में लगाती है, भूस्थैतिक उपग्रह उतना ही समय एक पृथ्वी की परिक्रमा में लगाता है। ऐसे मैच करके उसकी स्पीड रखी जाती है। पृथ्वी कौन सी दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। तो भूस्थैतिक उपग्रह भी पश्चिम से पूर्व की दिशा में ही परिक्रमा करता है। हम घूर्णन में पश्चिम से पूर्व बोलते हैं, लेकिन अगर आपसे परिक्रमा में बोल दे तो वही, मतलब आपका एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो ये हमने लगभग इसका लेयर देख लिया। इसके बाद हम पहुंचे कहाँ? प्रेशर बेल्ट। कहाँ पहुंचे थे? प्रेशर बेल्ट।
इसमें आए थे। फिर आपको इस पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां दिखाई देती हैं, 7 वायुदाब पेटियां, है ना, एयर प्रेशर बेल्ट दिखाई देते हैं। एयर प्रेशर बेल्ट में हम लोगों ने देखा था एक प्रेशर बेल्ट जो 0 से 5 डिग्री उत्तर, 0 से 5 डिग्री उत्तर और 0 से 5 डिग्री, ये एक प्रेशर बेल्ट बनता है। और ये प्रेशर बेल्ट चूंकि भूमध्य रेखा पर है तो इसे नाम भूमध्य रेखा वायुदाब पेटी है ये, है ना। अच्छा, भूमध्य रेखा, इसे हम उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिक्स भी कहते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल बेल्ट, ठीक है ये। अब इसके बाद चूंकि ये इसके बाद वाला बेल्ट है तो इसको क्या बोलेंगे, उप लगा देंगे, उप उष्ण कटिबंधी या सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट हो गया ये। इसके बाद आ जाएगा उपध्रुवी का बारी आ जाए, उपध्रुवी सब पोलार प्रेशर बेल्ट, और इसके बाद ध्रुवी पोलार प्रेशर बेल्ट। बिल्कुल यही स्थिति यहाँ भी होगी। अच्छा, 23.5 से 35 डिग्री तक ये, 45 से 66 डिग्री, 80 से 90 डिग्री ये, 80 से 90 डिग्री ये, बिल्कुल सेम ऐसा यहाँ पर। फिर भाई बात आ जाएगी निम्न वायुदाब की, उच्च वायुदाब की, तो बड़ा आसान है भैया, बीच वाला है, आज पूरे साल भर गर्म रहता है तो ये लो प्रेशर बेल्ट। लेकिन लो प्रेशर है तो जाहिर सी बात इसके बगल में हाई प्रेशर होगा, तो ये क्या हो गया, हाई प्रेशर बेल्ट। इसके बगल में ये हाई प्रेशर बेल्ट, ये हाई प्रेशर है तो इसके बगल में लो प्रेशर होगा, ये लो प्रेशर हो गया। अगर ये लो प्रेशर है तो ये हाई प्रेशर होगा, तो नामकरण करने में आसानी हो जाएगी ना। जैसे सबसे बीच वाला 5 डिग्री उत्तर से उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्या है भैया, भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इसके ऊपर चले जाओ भैया, उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसके ऊपर चले जाओ, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, और क्या कहा जाएगा, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट। और उसके ऊपर 80 से 90 डिग्री में ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी, पोलार हाई प्रेशर बेल्ट। सेम ऐसे इधर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इन 7 पेटियों में कुछ वायुदाब पेटियां तापजन्य हैं, थर्मोजेनिक हैं, तापजन्य या थर्मोजेनिक हैं। मतलब इन वायुदाब पेटियों का निर्माण सूरज के ताप की वजह से हुआ है। वो कौन कौन से भैया, एक ये है तापजन्य, एक ये है और एक ये है। जो दोनों ध्रुवी वायुदाब पेटियां, उच्च वायुदाब पेटियां, वो सूरज के ताप की वजह से बनी है, और जो भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी, ये भी सूरज के ताप की वजह से बनी है ना। और बाकी जो बच गई, 2 इधर 2 इधर, ये कैसी हैं भैया, गतिजन्य। ये कैसी हैं, गतिजन्य, है ना। मतलब क्या है कि इसको क्या शब्द इस्तेमाल किया, पृथ्वी की घूर्णन गति से इनका निर्माण हुआ है ना, डायनेमिक इंड्यूसिव प्रेशर बेल्ट, ठीक। मतलब पृथ्वी की घूर्णन करती है, इसकी वजह से ये 2 पेटी उत्तरी गोलार्ध की, ये 2 पेटी का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। अच्छा, ताप वाला समझाने की जरूरत नहीं है भैया, क्यों, क्योंकि आपको पता है कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक सूरज की जो रोशनी, सूरज का जो ताप है, वो लंबवत यहीं पड़ता है और हर दिन के साथ खिसकता जाता है। यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ जाता है, 3 महीने में यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है। तो ये जो बेल्ट है बीच में, ये तापजन्य बेल्ट है ना। अच्छा, अब एक और चीज, इसको कहा जाता है ITCZ। क्या कहा जाता है, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्ण कटिबंधी अभिसरण क्षेत्र। क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि दोनों तरफ से पवनें आकर यहाँ आकर अभिसरित होती हैं, मिलती हैं, इसीलिए इसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। अब पवनों की बात कर लेते हैं भैया, क्योंकि आपको पता है पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है ना। चलो भैया, फिर हमने इससे संबंधित पहले कुछ नियम जान लेते हैं। फेरल लॉ का जानना बहुत जरूरी है। फेरल का नियम,
फेरल का जो नियम है वो कहता है कि पवनें जो उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं उत्तरी गोलार्ध में हमेशा अपनी दाईं ओर विक्षेपित हो जाएंगी। दे विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स देयर राइट, मतलब अपनी दाहिने ओर विक्षेपित हो जाती हैं ना, यही उसने कहा है। तो आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में कहीं भी जहां पवन का संचरण हो रहा है वो अपने दाहिनी ओर मुड़ जा रही है। जैसे इधर निम्न वायुदाब, इधर हाई प्रेशर, यहाँ से पवन निकली यहाँ के लिए, लेकिन वो किधर मुड़ जा रही है? अपनी दाईं ओर ना। जहाँ से पवन आ रही है वहाँ से दिशा तय करेंगे, अपनी दाईं ओर मुड़ रही है तो पवन ऐसे हो जा रही है। फिर यहाँ देखो, यहाँ जा रही है तो हम यहाँ से खड़े होकर देखें तो दाईं ओर मुड़ रही है, तो यहाँ पे भी अपनी दाईं ओर मुड़ रही, यहाँ पे भी अपनी दाईं ओर मुड़ रही। फेरल का नियम यही है। इसका ठीक उल्टा हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में फेरल कहते हैं कि पवन अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। बिल्कुल हो रहा है ऐसा। देखो इधर से आ रही है, इधर से बाईं ओर मुड़ रही है, बाईं ओर मुड़ जा रही। और ये जो पवनों का विक्षेपण हो रहा है, ये जो मुड़ जा रही है, ये किसकी वजह से हो रही? कोरियोलिस बल की वजह से हो रही। कोरियोलिस बल की वजह से हो रही। और कोरियोलिस बल कैसा बल है? एक आभासी बल है। एक आभासी बल है ना। एक ऐसा बल है जो वास्तव में बल है नहीं, लेकिन हमें आभास होता है। कि क्यों आभास होता है? ये पृथ्वी की घूर्णन की वजह से। बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग अपॉन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूम रही है, इसलिए कोरियोलिस बल, एक आभासी बल कोरियोलिस बल जन्म लेता है। क्या कोरियोलिस बल? आभासी हल्का सा बता दूं भैया। पवन इस बिंदु से निकली इस बिंदु के लिए, हजारों किलोमीटर का सफर तय करेगी ये पवन यहाँ पहुंचने के लिए, लेकिन तब तक फिर ये बिंदु घूमकर कहाँ आ जाएगा? क्योंकि पश्चिम से पूरब घूम रही ना पृथ्वी, ये बिंदु यहाँ आ जाएगा, ये बिंदु यहाँ आ जाएगा। पहुंचना था इसको यहाँ, लेकिन वो पवन कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है, डिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो हमको क्या आभास हो रहा है? कि पवन इधर चली गई, हालांकि पवन निकली सही थी ना। तो ये समझ गए आप? अच्छा, ओके। और उसके बाद क्या पवनों के निर्माण में कोरियोलिस बल का कोई योगदान है? नहीं, पवनों के निर्माण में कोरियोलिस बल का कोई योगदान नहीं है। कोरियोलिस बल केवल एक ही काम करता है, विक्षेपण, पवन की दिशा में विक्षेपण। उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपने बाईं ओर मुड़। और कभी बेलेट का नियम पूछ दे तो ठीक उल्टा है इसका। बेलेट का नियम ठीक उल्टा हो गया है ना। बेलेट साला असल में वो आप जिधर पवन को फेस करने बोलता है फिर दिशा तय करने बोलता है, इसलिए उल्टा हो जाता है। बेलेट के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन बाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर। क्लियर है बात? अच्छा, फिर कुछ पवनों के नामकरण भी किए गए हैं। इस दोनों पेटी के बीच ये जो पवन बह रही है इसे कहा जाता है व्यापारिक पवन। इधर भी एक ही साइड पकड़ता हूं, सेम इधर होता था। व्यापारिक पवनें कहा जाता है, ट्रेड विंड्स कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में व्यापार के लिए ये सहायक थी। जब जहाजों में इंजन नहीं हुआ करता था, पाल के सहारे, इन्हीं पवनों के सहारे वो यात्रा करते थे ना। अच्छा, अश्वाक्षांश किधर है? अच्छा, एक और, इसको शांत पेटी कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है शांत पेटी? डोलड्रम कहा जाता है, डोलड्रम, अंग्रेजी में डोलड्रम ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों साइड से जो पवनें आ रही हैं वो आकर अभिसरित हो जाती हैं, मुलाकात करती हैं, दोनों अपना वेग खो देती हैं और शांत हो जाता है। यहाँ पवन शांत हो जाता है ना। ओके, अच्छा, व्यापारिक पवनें। लेकिन इन पवनों का नामकरण भी दिशा के हिसाब से होता है। अगर आपसे ये दोनों व्यापारिक पवनें हैं, लेकिन भाई इनका नामकरण होगा अलग अलग होगा। ये किस दिशा से आती हुई प्रतीत हो रही है? उत्तर पूर्व। तो ये हो गई उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें। उत्तर पूर्व यही होगा ना। और ये दक्षिण अबे जिधर जा रहा है उधर से दिशा तय करते, जिधर से आ रहा है तो आ किधर से रहा है? दक्षिण पश्चिम से आ रहा है।
अरे ये लो सालों, ये लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब पवन की दिशा देखो किधर से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट, और ये किधर से आ रहा है, साउथ ईस्ट। इधर से देखना, इधर से कहां से आ रहा है, तो ये क्या हो गया, दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन ना। अच्छा ओके, अब यहां पर देखो आप, यहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इधर से आ रहा है, लेकिन देखो इसमें दिखा दे रहे हैं, लेकिन पवनें इतनी तिरछी नहीं, लगभग ऐसे चलती हैं, लगभग ऐसे, हल्का फुल्का विक्षेपण होता है। तो इनको पछुआ पवनें कहा जाता है, पश्चिम दिशा से आने वाली पवनें, पश्चिम दिशा पछुआ पवनें, अंग्रेजी में वेस्टर्लीज, अंग्रेजी में वेस्टर्लीज। फिर इधर वाली भी थोड़ी तिरछी होती हैं, ऐसी चलती हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, पूर्वी पवनें, पूर्वी पवनें, ये ईस्टर्लीज हैं। तो ध्रुवी पवनों को और क्या कहा जाता है, पूर्वी पवनें, ईस्टर्लीज, पछुआ पवनों को वेस्टर्लीज ना, बिल्कुल सेम इधर हो जाएगा ना, ये भी वेस्टर्लीज, ये भी ईस्टर्लीज। क्लियर है बात, क्लियर है ना, कोई शंका नहीं। अच्छा, डोलड्रम्स हो गया, अश्वक्षांश भी पता हो गया तुम लोगों को, अश्वक्षांश क्यों कहा जाता है, ठीक, हाँ ये हो गया। हाँ, ओकर बाद तापजन्य ये सब हो गए में। हाँ, उसके बाद आप लोगों के मन में एक शंका आएगा, शंका ऐसा आएगा, शंका कहाँ आएगा मैं बताता हूँ। सर आप बोले कि जो सूरज की लंबवत ताप है या किरणें हैं, इंसुलेशन है, कर्क रेखा से मकर रेखा तक जाती है, यहीं तक जाती है, तो ये भी गर्म होना चाहिए था, ये भी गर्म होना चाहिए था, तो ये निम्न वायुदाब होना था, लेकिन यहाँ उच्च वायुदाब है। पहला सवाल कि भैया इन वायुदाब पेटियों का निर्माण वास्तव में ताप की वजह से नहीं हुआ, पृथ्वी की घूर्णन की वजह से हुआ है, गति की वजह से हुआ है। दूसरा एक वजह, तो दूसरा एक वजह जानने के लिए हमको फेरल हेडली सेल पर देखना होगा। फेरल हेडली सेल, फेरल हेडली सेल को किस प्रकार देखा था हमने, अरे यार मेरे उससे सर्च हिस्ट्री से कहां चला जाता है, फेरल हेडली सेल कहां दिख रहा है वो, ले लो भैया, लेकिन मैं कौन सा ये वाला डायग्राम पकड़े रहे हूं, लेकिन उसको भी ले लेता हूं दिखाने के लिए कैसे सेल का निर्माण होगा। आना रे, कैसे करते रे, अभी तो मैं खोजा था ना कि गलत जगह खोज रहा हूं मैं, सर्च वेब में ही तो हूं। हाँ ये दे आगे, एक कुछ इस प्रकार का सेल बनेगा, सेल इस तरह का सेल ना, देखो इसको बगल में रख दे रहा हूं क्योंकि यह 3D में दिख रहा है, ये 3D में दिख रहा है ना। चलो अब आप देखिए क्या हो रहा है, कैसे ये गर्म है। एक और चीज आपको ध्यान होगा, ITCZ जो होता है खिसकता जाता है, सूरज की लंबवत उसके साथ ये खिसकता रहता है, कर्क रेखा से लेकर ITCZ खिसकता रहता है, क्योंकि वो जो निम्न वायुदाब पेटी है वो भी खिसकते जाएगी, सूरज की पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, तो सूरज के जो लंबवत जो ताप पड़ रहा है पृथ्वी पर, उस अक्षांशीय स्थिति उसकी खिसकते जाती है। यहाँ अभी यहाँ है, कब होगा, विषुव की स्थिति में होगा, वहाँ होगा, 2 बार विषुव की स्थिति आती वहाँ होगा, फिर वो 3 महीने में खिसकता चला जाएगा और फिर 3 महीने में खिसकते वापस आएगा, फिर खिसकेगा। ये बात भी क्लियर था। आइए भाई, यहाँ ताप पड़ता है, चलो मान लो विषुव की स्थिति है, यहाँ पर ताप पड़ रहा है,
ताप पड़ रहा है तो हवा यहाँ की गर्म हो गई, गर्म हो गई तो उठेगी ऊपर। ये लो ऐसे उठी, ऐसे ऊपर उठी। अब आप जानते हो जैसे ऊपर यहाँ गर्म हो गई थी तो ऊपर उठी हल्की होकर, लेकिन ऊपर तापमान कम हो जाता है तो ये गर्म हवा जो ऊपर गई थी ठंडी हो गई, भारी हो गई, भारी हो गई ना, भारी हो गई। लेकिन अभी इतनी भारी नहीं हुई कि यहीं गिर जाएगी, अभी वो यात्रा करेगी, अभी वो यात्रा करेगी। ये उठ गई यहाँ से ऐसा, यहाँ पर 2D में ऐसा दिख रहा है, लेकिन हो कैसे रहा है, ऐसा उठ रहा है। ऐसा उठा, इधर की ओर गई, इधर की ओर गई, लेकिन ऊपर चूंकि टेम्परेचर लो है, यात्रा करते करते इतनी भारी हो गई कि एक जगह आके उसको उतरना पड़ेगा। अब यहां से उतर गई तो यहां पर क्या है, हाई प्रेशर है। अब यहां से उतरी, ये देखो कहां उतरेगी, वही वाला उष्ण कटिबंधी देखे थे ना अपन, है ना, 23 डिग्री से 35 उपोष्ण, वहां पे गिरेगी। यहां पे गिरेगी फिर भारी हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगी ना, ताप की वजह से हल्की हो जाएगी। फिर वो यात्रा करेगी इधर से इधर, वो उसकी वजह से जानते हो ना हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, इधर हाई प्रेशर है, तो फिर इधर यात्रा करेगी और फिर ऊपर चढ़ेगी, फिर ऊपर यात्रा करेगी। तो ये बन गया एक सेल। ये प्रक्रिया करोड़ों अरबों जब से पृथ्वी बनी तब से चल रहा है। तो एक सेल का निर्माण हो गया। देखो वहां पर ऐसे दिख रहा है। अगर किसी को नहीं समझ में आया फिर से देखो आप, यहां की हवा गर्म हुई, गर्म हुई, हल्की हो गई ऊपर की ओर, ऊपर यहां ऐसा दिख रहा है, जबकि अपन कैसा ऐसे ऊपर की ओर उठी, ऊपर की ओर उठी। फिर भाई वायु है ना, यहां क्या है, यहां निम्न वायुदाब है, तो ऊपर क्या होगा, उच्च वायुदाब। अगर यहां उच्च वायुदाब है तो इसके बगल में क्या होगा, निम्न वायुदाब। तो हवा निम्न वायुदाब की ओर संचरण करेगी। अब ही ऊपर करेगी, पृथ्वी की सतह पर नहीं, ऊपर ही यात्रा करेगी। ये यात्रा कर रही है ना, एकदम बहुत बढ़िया चीज है साला, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ लो प्रेशर है सतह पर, यहाँ हाई प्रेशर है। पहले वायु इधर से इधर आई, ये आ गई, गर्म हो गई, गर्म हो गई तो ऊपर उठी, मतलब इधर ऊपर गई। यहाँ लो प्रेशर तो इधर क्या, हाई प्रेशर। अगर इधर हाई प्रेशर तो इसके इधर क्या होगा, लो प्रेशर। इसका मतलब वायु जो है इधर की ओर जाएगी। फिर लेकिन ऐसा जाते 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 भारी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर लो हो जाता है। तो हवा भारी हो गई तो कहीं तो गिरेगी। कहाँ गिरेगी भैया, उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंधी निम्न वायुदाब पट्टी पर गिरेगी, है ना। अबे कुछ देर तो ट्रैवल करेगी, अभी उतरे भारी नहीं हुई है, यहीं पर गिरेगी। अभी ट्रैवल करेगी, हजारों किलोमीटर की यात्रा करेगी, ठंडे वाले वातावरण से गुजरेगी, भारी होती चली जाएगी, भारी होती चले, जलवाष्प भारी होती चली गई। अब इतना भारी हो गया कि संभाल नहीं पाएगी। अब नीचे गिरेगी ना, नीचे गिरी, नीचे गिरेगी, फिर से ये वाला यात्रा, ऐसे एक सेल बन गया। और इसको क्या कहेंगे, हेडले सेल। इसको क्या कहेंगे, हेडले सेल। मतलब 0 डिग्री से वो वहां तक 23.5 डिग्री के बेल्ट तक हेडले सेल बनेगा। अब यही प्रक्रिया तो इधर भी चलेगी ना भैया। ये इधर, इधर का हवाई इधर गई, इधर से ऊपर गई, ये चक्र बन गया। ये क्या है, फेरल सेल, हेडले फेरल, और इधर वाला पोलार सेल। ऐसे ही बिल्कुल यहां भी होगा, हेडले फेरल पोलार सेल। बात क्लियर है कि कोई समस्या है, बताओ किसी को कोई समस्या, दीर्घ या लघु, बताओ बताओ बताओ, कोई समस्या। यहां वाला कैसे बन रहा है, तो भैया आपको पता है, यहां से यहां गई हवा, यहां से यहां गई ना। फिर आपको लगेगा सर वो वहां पे इतनी गर्मी पड़ती नहीं। भैया लो प्रेशर और हाई प्रेशर तुलना में होता है, तुलना में ना, हमेशा तुलना में होता है। यहां पर क्या था, उच्च वायुदाब, यहां निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब यहां से यहां जाएगी। लेकिन अगर यहां निम्न वायुदाब है, यहां क्या है, लो प्रेशर है, फिर ऊपर क्या बनेगा, उल्टा बोल दिया क्या बे, हाँ ठीक है। ऐसे उतरी, फिर ये चक्र यहां चालू हो गया, यहां उतरी और ये चक्र यहां चालू हो गया।
तो ये जो है आपका फेरल हेडली सेल है। देखो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, ये सब तो क्लियर है आपको, अभी एकदम क्लियर है कि नहीं है? हाँ, ये खत्म हो गया, आगे बढ़ें। बोलना नो नहीं, ये लो प्रेशर तो इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर होगा, यहां से इधर जाएगी, यहां से इधर जाएगी ना, यहां से कहां से लो से आएगी, ये ना। अबे यहां पर वो प्रेशर की वजह से नहीं उतर रहा है, यहां भारी हो गया है, संभाल नहीं पा रहा इसलिए उतर रहा है। हाँ वहीं से उतरेगा, उसको सेल बनाना है ना। अरे मतलब भैया करोड़ों अरबों सालों से प्रक्रिया चल रही है, इतनी यात्रा करने के बाद इतनी भारी हो जाएगी, उतरेगी यहीं पर ना। कैसे उन्होंने, किसका नाम? ये हेडलेस सेल है। अबे उसने खोजा था, उसने बताया था, इसलिए इसका नाम हेडलेस सेल हो गया। ये फेरल ने बताया तो फेरल सेल हो गया। पोलार में भी वही होगा, बस यहां पर देख रहे हो लाल नहीं दिख रहा है आपको, लाल नहीं दिख रहा है, लाल नहीं दिख रहा है क्योंकि यहां पर वो आप पवन गर्म हो ही नहीं पाएंगे। लेकिन केवल लो प्रेशर हाई प्रेशर का वो साइकिल का गेम होगा। यहां हाई है, उसकी अपेक्षा यहां लो है, इधर लो है, तो यहां भी साइकिल बनेगा ना भैया, अपेक्षाकृत। अब आप देखो हमेशा दबाव जो है वो तुलना में होता है, कहीं लो प्रेशर है तो जाहिर सी बात है उसके बगल में हाई प्रेशर होगा। आप बोल ही नहीं सकते कि पृथ्वी पर हर सारी जगह एक जैसा प्रेशर है, कहीं लो है तो लोग को कब बोल पा रहे हैं, उसकी बगल में हाई प्रेशर है। इसलिए अब ऊपर भी पहुंच जाओ, ये जब ऊपर गया तो यहाँ हाई प्रेशर था, यहाँ हाई प्रेशर हो गया ना, सतह पर यहाँ लो प्रेशर, इसकी बगल में हाई प्रेशर। जब ये ऊपर चला गया तो यहाँ हाई प्रेशर था, तो इसकी बगल में लो प्रेशर होगा। तो हमेशा तुलना में लो प्रेशर हाई प्रेशर आपको अगल बगल दिखाई देंगे ना। चलो होगी। उसके बाद कुछ चीजें देखी थी, विषुवत निम्न दाब पेटी, भैया खिसकता रहता है, ये खिसकता ITCZ है ना। वायु दाब लगातार कम रहता है, पता है आपको। कोई यहाँ पर परिणाम स्वरूप दैनिक वर्षा होती है, भूमध्य रेखा पर क्यों दैनिक वर्षा होती है, रोज वर्षा होती है, वही हमेशा गर्म रहता है, हमेशा वाष्पीकरण होता है, हमेशा ऊपर उठेगी हवा, ठंडी हो जाएगी, बादल बनेगा और बरसात हो जाएगी, शाम के 4 बजे तक बारिश हो जाती है। डोलड्रम शांत क्षेत्र पता हो गया आपको, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पता हो गया आपको, ठीक है। ITCZ यहां भी है रे, कोई दिक्कत ना। उपोष्ण भैया इस भाग में शीत ऋतु के 2 महीने को छोड़कर पूरे वर्ष उच्च तापमान रहता है, पूरे वर्ष उच्च तापमान रहता है, लेकिन फिर भी यह उच्च वायुदाब पेटी है। वजह, इसका निर्माण पृथ्वी के घूर्णन की वजह से हुआ है, ठीक है। ओके, यहां का माहौल है ना, इसीलिए इसको यहां पर हॉर्स लैटिट्यूड यही होगा कहीं, अक्षांश उपद्रवी, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। चलो छोड़ो, मैं आगे चलता हूं, ये यहां पर आप पढ़ के निकल जाइएगा, समझा दिया हूं मैं आपको। भंवर बनते हैं कहां पर, ये भी ध्यान रख लेना कभी कभी, है ना। ध्रुवों पर भंवर उत्पन्न हो जाते हैं, अस्सी से 90 डिग्री। जेट धारा के बारे में बता चुका हूं आपको। जेट धारा जो है वो 2 अक्षांशों की स्थिति में बनेगा, एक 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, इस बीच में बनेगा ऊंचाई पर, और एक बनेगा 50 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और 50 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। जेट धारा क्या है भैया, मैं इसको बोला था डालने, ये देखो ये जेट
जेट धारा आपको पता है। एक और चीज याद रखना, जेट धारा वो तीव्र गति से चलने वाली, ऊंचाई पर चलने वाली पवनें हैं। कहाँ चलती? क्षोभ मंडल। कहाँ चलती हैं? क्षोभ मंडल में ही चलती है जेट धारा। और जेट धारा पृथ्वी की जो घूर्णन की दिशा है उसी दिशा में चलती है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती हैं ना। 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है इनकी। और पहली बार विश्व युद्ध के दौरान जापानी वायुसेना ने इसकी खोज की थी ना, उन्होंने पता लगाया था। ये हो गया ओके। पोलार जेट स्ट्रीम्स, जो इक्वेटर 5 डिग्री से इसके बीच में जो बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? पोलार जेट स्ट्रीम्स। और जो इधर 50 से 60 के बीच में मिलेगा उसको सब पोलार जेट स्ट्रीम, उपध्रुवी जेट धाराएं बोलेंगे। ठीक है, हो गए हो गए। आइए पवनों का वर्गीकरण, पवनों का वर्गीकरण। तो प्रचलित पवने या स्थायी पवने ना, परमानेंट, ये पवन हमेशा चलती रहती है इसलिए इसे स्थायी पवने। जो वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती हैं, प्रचलित पवने या स्थायी पवने कहा जाता है। प्रचलित पवने का इंग्लिश में क्या शब्द इस्तेमाल किया है? परमानेंट विंड्स। आइए, और ये हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। व्यापारिक या सन्मार्गी पवने, मतलब एक ही मार्ग में चलती हैं। पछुआ पवने और ध्रुवी पवने ना। आइए व्यापारिक हवाएं देख लें आप। उत्तरी गोलार्ध में पता भैया उत्तर पूर्व, लेकिन अब दिशा बोल रहा ना, कौन सी दिशा से कहाँ जा रही है। उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने बोलते हैं, उत्तर पूर्व से कहाँ जा रही? दक्षिण पश्चिम। तो ये दिशा कंफ्यूज नहीं होना। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से। इन्हें पूर्वी हवाएं भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? दोनों है ना। वे गर्म होते हैं क्योंकि वे 30 डिग्री साउथ से भूमध्य रेखा की ओर यात्रा करते हैं, गर्म होते हैं। जाहिर सी बात है पवनें क्या होंगी? गर्म होंगी। जब वे महासागर पार करते हैं तो उनमें नमी समाहित हो जाती है, जाहिर सी बात है भैया गर्म है, महासागर के सतह से ऊपर से पवनें गुजर रही हैं, और जब गर्म होती हैं तो अणु दूर दूर होते हैं, कण दूर दूर होंगे ना। जब गर्म किसी चीज को करते हो तो क्या होता है? अणु दूर दूर हो जाता है ना, बिखर जाता है, तो बीच में जगह स्पेस बन गया। तो वो जो गर्म हवाएं क्या कर रही है? महासागर के जल को गर्म कर रही हैं, वो भी और गर्म कर रही है, तो वाष्पीकरण होगा और वो वाटर वेपर इसी पवनों के बीच में कणों में आकर चिपक जाएंगे। तो अपने साथ ये समुद्र तल से नमी लेकर आगे निकलती हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये समुद्र तल से नमी लेकर निकल रही हैं, लेकिन जब तक सागर में चल रही हैं ठीक है, लेकिन जब फिर अचानक कोई महाद्वीप आ गया, महाद्वीप आ जाता है तो टकराएंगी। आप वहाँ पहाड़ मिलेगा, पठार मिलेगा, उनको जंगल मिलेंगे, तो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। तो पवनों को जगह चाहिए तो ऊपर उठेंगे वो लोग, ऊपर उठेंगे तो ठंडे हो जाएंगे, और ठंडे हो जाएंगे तो क्या बादल बना लेंगे। इसका मतलब महाद्वीपों के पूर्वी भाग में ये वर्षा कर जाएगी। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से मैं आपको बता दूं। ये लो भाई, ये तो पता है ना, उसको नहीं ला रहा हूं। ऐसे चल रही है पवनें भूमध्य रेखा की और ऐसे चल रही थी ना, ठीक, गरम थी ये पवनें, गरम लाल लाल। ये गरम पवनें हैं। समुद्र, यहां पर कहीं समंदर है, यहां पर कहीं पर महाद्वीप है। जैसे एक महाद्वीप है, ले लेते मान लेते हैं ना। तो ये आकर महाद्वीप के कौन से भाग से टकरा रही? ये पूर्वी है कि पश्चिमी भाग? पूर्वी भाग है। तो महाद्वीप के पूर्वी तट से टकराएंगी। पूर्वी तट में इनको पहाड़ ये सब दुनिया भर का मिलेगा, स्थलीय संरचनाएं मिलेंगी। मतलब ये पवनें क्या होंगी? फिर ऊपर उठेंगी। ऊपर उठेंगी तो आपको पता है क्षोभ मंडल में जैसे आप ऊपर जाते हो तापमान गिरता है, तो ये गर्म पवनें ऊपर जाकर ठंडी हो जाएंगी। ठंडी हो जाती है, संघनन की क्रिया होगी, कंडेंसेशन होगा, बादल बन जाएंगे। अब बादल बन के एती पूर्वी भाग में वर्षा कर दी। लेकिन ये जो बादल बने हैं, क्योंकि दिशा यही है, तो बादल आगे की ओर भी खिसकेगा। बादल यहाँ पहुंचा, लेकिन जब तक यहाँ बादल पहुंचा तब तक पानी सिरा गया, पानी यहाँ गिरा दिया, पूरा झड़ा दिया, और यहाँ पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते पानी सिरा गए। तो पश्चिमी भागों में वर्षा बहुत कम प्राप्त होता है महाद्वीपों के। और चूंकि करोड़ों अरबों सालों से ऐसा हो रहा है,
तो साला जब पानी नाम मात्र का या गिरता ही नहीं है तो रेगिस्तान का निर्माण होता है। तो आप देखोगे कि पूर्वी भाग में महाद्वीपों के जो भूमध्य रेखा की इस पेटी में जो महाद्वीप पड़ते हैं, पूर्वी भाग एकदम हरा भरा जंगल वंगल दिखेगा और पश्चिमी भाग में आपको रेगिस्तान दिखेगा ना। तो बड़े बड़े रेगिस्तानों का निर्माण इसीलिए महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में हुआ है ना। क्लियर है? आ जाओ। अबे यहां कैसे पहुंच गया वापस? हाँ ये दे, ठीक है। फिर अपन देखेंगे रेगिस्तान भी उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान होते हैं, अलग अलग प्रकार के रेगिस्तान, वो सब देखेंगे हम लोग ना, आगे देखेंगे। अच्छा, यही हवाएं हिंद महासागर में मानसूनी हवाओं में बदल जाती, कैसे? ये पता है कि नहीं? नहीं पता है? मैं बता देता हूं, ये लो, पता होना चाहिए रे कंसेप्ट। ये देखो, ये 0 डिग्री, अबे नहीं, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। कोई बकर रेखा भी होता है क्या? नहीं होता है। मैं बना के रखा है। ये कर्क मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये मकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और हमें ये पता है कि भारत कहाँ स्थित है, यहां है भारत, ऐसा स्थिति है। ओके, चलो भैया देख लेता। आपको पता है ना, यहां से पवनें इस दिशा ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही है ना पवनें। ये व्यापारिक पवनें हैं, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं ना, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं। अब ये भैया गर्म है, महासागर की तली से पर चल रही हैं, जल वाष्प ग्रहण करेंगी। लेकिन ये पवनें इसको क्रॉस करेंगी भूमध्य रेखा को, तो तुरंत फेरल चाचा आ जाएंगे। और फेरल चाचा क्या बोलते हैं? अपने दाईं ओर मुड़ जाएंगे। तो ये पवनें जैसे ही इक्वेटर क्रॉस की, ऐसा हो जाएगा। ये पवन की दिशा कैसी है? ऐसी है, इधर से आ रही ना, इधर से आ रही, तो अपनी दाईं ओर तो मुड़ रही है। अरे भैया, जहां से पैदा हो रही है वहां से दिशा, ये पैदा कहां से हुई? यहां हो रही पैदा कि यहां हो रही? चल यहां भी देख ले, दिशा कैसी है? दिशा कैसी है मेरे को बता। इस साइड है दिशा, तो यहां खड़ी होकर दाहिना होगा ना। ये जो पवन है यही गोलार्ध में इधर से जा रही है। अरे भैया, पवन जहां से पैदा होता है वहां से, कोई भी पवन हो, सुन लो, कोई भी पवन हो, वो जिधर से आ रही है उधर से दिशा तय करना है आपको। अगर वो पवन जिधर से आ रही है वो विक्षेपित हो जाएगी, उसकी दिशा बदल जाएगी। जब वो पवन इधर से आ रही थी, जब तुम लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो कि इधर वाली जो व्यापारिक पवन आ रही थी वो इधर विक्षेपित हो गई, आ किधर से रही थी? इधर से, अपनी दाईं ओर विक्षेपित हो गई। ये वाली पवन अब ये क्रॉस करके जा रही है, ये पवन यहां से क्रॉस करके जा रही, तो दिशा क्या है? अभी भी ऐसे है ना, ऐसे। तो जब ये आ रही, चलो मान लेते हैं ये है, ये क्रॉस हो गया, ऐसे हो गया, तो फेरल बोलता है भैया किधर विक्षेपित होगी? तो ये किधर विक्षेपित हो जाएगी? उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी। यही प्रिंसिपल याद रखना है। तो ये पवन जब क्रॉस की तो विक्षेपित होना पड़ेगा इसको, तो विक्षेपित हो गई। क्रॉस कर दी ना इक्वेटर को, तो विक्षेपित होना पड़ेगा, कर गई। और ये जो है, अब इसकी दिशा क्या हो गई? साउथ वेस्ट। अब कंफ्यूज मत होना सालों, नॉर्थ साउथ, ये क्या है? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिमी पवनें हैं ये, और यही भारत में मानसून लेकर आती हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है? भारत में मानसून
कौन सी पवनें लाती हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें, इसीलिए कहा जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें। वही यहां से तो जल ग्रहण की थी और यहाँ हिंद महासागर में भी जल ग्रहण करेगी लबालब। फिर आही और केरल के यहाँ पर आपको पता है सह्याद्री पर्वत, वेस्टर्न घाट जिसे कहते हैं। नहीं पता तो कोई बात नहीं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो, सबो एकदम कायदे से पढ़ो। देखो ज्योग्राफी पढ़ने खत्म करने के बाद आपको भारत के भूगोल का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा, सब पता हो जाएगा। विश्व में ज़्यादा उतना ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि विश्व का ज्ञान ज़्यादा काम नहीं आता तुम्हारी परीक्षा में ना। वो वर्ल्ड ज्योग्राफी उनके लिए बहुत डीप में जाने की ज़रूरत पड़ती है जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी होता है यूपीएससी में ना तो मेरा रहा है ना तो आप में कोई यूपीएससी के लिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ कि यूपीएससी ऑप्शनल पढ़ रहे हो। आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आवश्यक है ना। चलो क्लियर है बात? ठीक है, ये समझ गए? आगे चलो, आगे चलो भैया। ये देखो सब तो हो गया। उत्तरायण और दक्षिणायन में कोई समस्या तो नहीं है ना भैया? उत्तरायण समझ गए आप? जब विषुवत रेखा से उत्तर की ओर ऊपर की ओर खिसकता है तो उत्तरायण है, नीचे की ओर तो दक्षिणायन है ना। वही है। डोल ड्रम की पेटी वही शांत पेटी, डोल ड्रम शांत पेटी कहते हैं उसको हिंदी में, और उधर अंग्रेजी में डोल ड्रम। 4 बजे भूमध्य रेखा पर इतना गर्म रहता है कि रोज साला बादल ऊपर बनता है, 4 बजे बादल बन जाता है, भर भर पानी गिर जाता है। हाँ, शाम को 4 बजे, शाम के 4 बजे तक पानी गिरना शुरू हो जाता है। और सुबह 12 बजे जाओगे ना तो फट जाएगी गर्मी से, और 4 बजे राहत दे देगा ना। कहोगे? आओ, 4 बजे की वर्षा कहते हैं इसको, है ना। 4 o'clock रेन। फिर 5वां पौने देख लो भैया। कोई दिक्कत है क्या? मेरे को बताओ यार, मैं बार बार मैं बोर हो गया हूँ। अबे वो उसमें डायग्राम में तो समझा दिया, अभी यहाँ देखो ना, कहीं दिक्कत है क्या? समझा चुका हूँ भाई, बोर होने का मतलब मैं समझा चुका हूँ यार, दोबारा बार बार बोलने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ डाउट शंका होगा तो बोलना पड़ेगा, पैसा इसी बात के देते हो। शंका इधर देखो भाई, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में इनका प्रवाह अधिक स्थायी और निश्चित होता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग का अभाव होता है। ये समझ में आया? ये लाइन आए? रुको आ रहा हूं, पहले इधर साल ऊपर वाले लाइन में हूं अभी। वर्ल्ड नक्शा याद आ रहा है? नहीं, आप देखोगे भूमध्य रेखा के ऊपर देखो, आप उधर एकदम भरा पूरा स्थलीय भाग देखते हो, पूरा यूरोप ये वो, और दक्षिण में देखो बहुत खाली जगह दिखता है आपको। इसलिए ज्यादा स्थायी होता है दक्षिणी गोलार्ध में और ज्यादा प्रवाह होता है इसका, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन कम है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर रुकावट पैदा होती है, तो अधिक अस्थायी हो जाता है और प्रवाह धीमी हो जाती है ना। वही तो बात है। अब आइए, दक्षिणी गोलार्ध में चूंकि इनका प्रवाह तेज होता है, हवा जब तेज चलता है तो काली आवाज सुने रहे हो? काली दोपहर में जब हवा चलत रही तो आवाज सुने तो भूतिया आवाज आता है हवा का, है ना। उससे भी तेज हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में तेज चलती हैं ये, और तरह तरह का साउंड पैदा होता है हवा से। कहीं पर ऐसा लगेगा कोई चीख रहा है ना। तो देखो गरजता चालीसा नीचे साइड ना, 40 डिग्री अक्षांश पर ये इन हवाओं को गरजता चालीसा कहते हैं। 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड 50, फ्यूरियस 50, अंग्रेजी में तुम्हारे नाम दिया होगा फ्यूरियस 50 ना। और ये चीखता 60 60 डिग्री अक्षांश पर नीचे साइड दक्षिणी गोलार्ध में,
उत्तरी गोलार्ध में नहीं, उत्तरी गोलार्ध में नहीं मिलेगा आपको ये, क्योंकि वहां स्पीड स्थलाकृति बहुत है, महाद्वीप भूभाग है, तो वहां पर ये उतनी स्पीड पकड़ ही नहीं पाता। है ना, ये याद रखना आप, ठीक। ये कौन सी पवने हैं? ये पछुआ पवन। ए व्यापारी कहां से आ गया साला? वो 45 डिग्री तक तो खत्म हो गया वो। ये पछुआ पवने हैं, वेस्टर्लीज। पछुआ पवने दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग अक्षांशों पर, क्योंकि बहुत तीव्र गति में चलती हैं, अलग अलग अक्षांश पर इनको अलग अलग नामकरण किया गया है। 40 डिग्री पर गरज रहा है, 40 डिग्री पर गरज रहा है, 50 डिग्री पर प्रचंड हो गया, और यहां पर चीखने लगा 60 डिग्री पर ना, ठीक। तुम लोग कभी अनुभव किए हो, अगर पुरुष कहीं चीखे और कहीं महिला चीखे, किसकी आवाज तेज होती? महिला की होती ना। ऐसा क्यों? देखो, महिलाएं जो हैं, जो वो जब चीखती हैं तो उनका जो पिच होता है वो लो होता है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, इसलिए बहुत दूर तक चीख की आवाज जाती है ना। पुरुष का उल्टा हो जाता है, उसकी पिच हाई हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, इसलिए उसके चीख का वो असर नहीं होता, है ना। तो मान लो तो स्त्रियों के पास, मैं बता दूं तुमको, कभी मान लो गलत जगह फंस जाए या कोई जैसे हैवान राक्षस, तो उनको ना वो, लेकिन वो लोग भी तो हरामखोर सबसे पहले मुंह बंद करते ना। और अगर मान लो अवसर मिले, चीखो ना, चीखते रहो, वो पागल हो जाएगा, वो वहीं भाग जाएगा वहां से, है ना। जो आजकल समाज में बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ ये जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, वास्तव में वो जिनके साथ ये घटनाएं होती हैं वो दोषी नहीं है। दोषी साले कोई और है, वो जो क्या मुखर्जी है, कौन सी मुखर्जी है, फिर वो उर्फी जावेद, फिर सोफिया अंसारी, ये सब महिलाएं जो हैं ये समाज में गंदगी परोसती हैं। समाज में गंदे लोग तो है ही हैं, जो इनको फॉलोअर, मिलियंस ऑफ फॉलोअर है, वो हरामजादे इन तक तो पहुंच नहीं सकते। तो वो लोग, उनका मति जो भ्रष्ट हो जाता है, वो हावी हो जाता है, और फिर वो फिर उसका शिकार मासूम जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, ये बनती हैं। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ना है सालों का ना। और ये सनातनी सरकार को सब पता है कि नग्नता खुलेआम परोसी जा रही, लेकिन वहां पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। आ जाओ, ध्रुवी पवने कोई दिक्कत? पछुआ पवनों से मिलकर चक्रवातों, प्रति चक्रवातों का निर्माण, एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ये जो ध्रुवी पवने हैं ना, ये पछुआ पवनों के साथ मिलकर चक्रवातों और प्रति चक्रवातों का उत्पन्न करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ध्रुवी पवने किसके साथ मिलकर? पछुआ। ये दोनों मिलती हैं तो चक्रवात बनेंगे, ठीक। चलो अब एक देखिए सामायिक पवन, या एक घंटा हो गया कानूनी, देख। हाँ चलो, ब्रेक के बाद, इसके ब्रेक के बाद पहुंचे साइक्लोन, चक्रवात, प्रति चक्रवात, ये सब भी चलो भाई, अब पवनों के प्रकार देख रहे हैं हम लोग। एक तो देख लिया अपन, दूसरा क्या है? सामायिक पवने या मौसमी पवने, है ना। ये मौसम के हिसाब से जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार परिवर्तित हो जाती है, उन्हें सामायिक पवने कहते हैं ना। चलो, 3 प्रकार के ये पवने होती हैं, मानसूनी पवने, स्थल समीर तथा समुद्र समीर, पर्वत समीर व घाटी समीर। ये सामायिक पवने या मौसमी पवने कहलाती हैं। ये क्यों कहलाती हैं? क्योंकि मौसम के हिसाब से इनकी दिशा में परिवर्तन होता है, मौसम के हिसाब से, है ना। और ये 3 प्रकार की, मानसूनी पवने, स्थल समीर तथा समुद्र समीर, पर्वत समीर व घाटी समीर। आइए, मानसूनी पवने देखिए, जाहिर सी बात है, ये पवने मानसून लाती हैं। ये पवने ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा उलट लेती हैं। ऋतु परिवर्तन, जैसे मौसम बदलता है
अपनी दिशाएं पलट ले। ग्रीष्म ऋतु में प्रवाह समुद्र से, देखो गर्मी में इनका प्रवाह समुद्र से स्थल की ओर होता है और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो? देखो गर्मी के समय क्या बोल रहा है, गर्मी के समय बोल रहा है समंदर से स्थल की ओर जाता है। ये प्रवाह कैसा होगा, ऐसा होगा गर्मी के समय। हाँ वो तो हमेशा भैया लो प्रेशर हाई प्रेशर तो रहेगा ही, लेकिन और कारण बताओ ना भैया, लो प्रेशर कैसे बन रहा है? गर्मी तो भैया, गर्मी में तो सूरज की किरण स्थल में भी पड़ रही है और पानी में भी पड़ रही है। पृथ्वी ज्यादा गर्म होती है, जो स्थल होता है ना थल, वो ज्यादा तेजी से गर्म होता है और ज्यादा तेजी से ठंडा होता है। जबकि आप पानी का नेचर देखोगे तो पानी देरी, उसको समय लगता है, पानी बहुत देर में गर्म होता है, बहुत देर से ठंडा होता है। जैसे आप लोग गर्मी में जाना, गर्मी में आप लोग जब दोपहर में भी जाओगे 12 बजे तो पानी आपको थोड़ा ठंडा प्रतीत होगा, और सुबह सुबह जब जाते हो तो आपको पानी कुनकुना प्रतीत होता है। देखना तालाब हो या नदी हो, यह पानी का अनुभव कर लेना, जो जाते होंगे उनको अनुभव होगा। सुबह गर्मी के मौसम में मई जून में सुबह सुबह जब जाते हो तो पानी हल्का कुनकुना नजर आता है ना? वो इसलिए कि पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, जबकि जो थल होता है वो तेजी से जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। आप देखना जो मई जून के महीने में 10-11 बजे तक बाहर चलने लायक नहीं रहेगा, और जैसे शाम होता है तो 7-8 बजे तक ठंडा हो जाता है। ये है कारण। तो ये ज्यादा गर्म हो जाता है, तेजी से गर्म हो जाता है, तो यहाँ बन जाएगा लो प्रेशर और यहाँ रहेगा हाई प्रेशर। तो प्रेशर का ही गेम है, लेकिन कारण वो था। और शीत ऋतु में क्या होगा भैया, स्थल से समुद्र की ओर, है ना? स्थल में हाई प्रेशर बना रहेगा और इधर लो प्रेशर बनेगा, उल्टा हो जाता है। बस ये याद रखना। कर्क रेखा व मकर रेखाओं के बीच व्यापारिक पावनों की पेटी में होती है। तो मानसूनी पावने कहाँ पैदा होंगी? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पैदा, वो ही आप जान रहे हो ना, व्यापारिक पावने। आइए उसके बाद देखिए स्थल समीर तथा समुद्र समीर। स्थल समीर रात्रि के समय सागर के तटीय क्षेत्रों में बहती है, स्थल से समुद्र की ओर। स्थल समीर क्यों कह रहे हैं? स्थल से समुद्र की ओर, स्थल से समुद्र की ओर ये पावने बहती हैं, है ना? अब ये ऐसा, और ये कब बहती हैं? रात्रि के समय। क्यों? अभी वो पिछला वाला है, उसी से जुड़ा हुआ है भैया। रात्रि में पृथ्वी उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है तो उधर हाई प्रेशर डेवलप हो गया, समुद्र अभी भी गर्म है, उधर लो प्रेशर हो गया। दिशा समझ गए आप? वो पीछे से ही जुड़ा हुआ है, देखो यहां से। रात्रि में अब स्थल समीर मतलब स्थल से समुद्र की ओर। और ऐसा कब होगा? ऐसा रात्रि में होगा, ऐसा रात्रि में होगा। ये लो, दोपहर से पहले ये हवाएं समाप्त हो जाती, दोपहर से पहले ये हवाएं समाप्त हो जाती। कबर प्रेशर खत्म हो गया ना भैया, वो प्रेशर खत्म नहीं हुआ है, वो दोपहर से पहले ये हवाएं समाप्त हो जाती। फिर किसकी बारी आ जाती? नहीं यार छोड़ो, बस यही स्थल से समुद्र के और दोपहर में ये हवाएं समाप्त हो जाती। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वर्ष भर तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में केवल ग्रीष्म ऋतु। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वर्ष भर चलेंगी, क्योंकि वो आपको पता है गर्मी पड़ेगा और टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा। समंदर का पानी देर से गर्म होगा और धरती जल्दी गर्म हो जाएगी, तो ये हमेशा चलती रहेंगी। लेकिन शीत ऋतु में क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ऊपर वाले क्षेत्र जहाँ बर्फ रहता है, ठंडा रहता है, तो भैया वहाँ कहाँ चलेगा? वहाँ तो केवल गर्मी के मौसम में होगा ये स्थिति। ठीक। समुद्र समीर देखो, दोपहर के समय समुद्र से स्थल की ओर चलती है। समुद्र समीर कब चलती है? दोपहर में चलती है। अच्छा, इसलिए खत्म हो जाती दोपहर में क्योंकि किसकी बारी आ जाएगी? समुद्र समीर की, समुद्र समीर की। अब दोपहर में क्या होगा भैया? समुद्र गर्म हो चुका है, दोपहर में क्या होगा? समुद्र गर्म हो जाएगा। समुद्र गर्म हो चुका है दोपहर में, अब वो लो प्रेशर वहां डेवलप हो गया थल की अपेक्षा,
तो थल से समुद्र से थल की ओर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर जाएगा ना, तो सब जुड़ा हुआ है एक ही से, बहुत ज़्यादा इसको वो करना नहीं, बस ये देखना कि स्थल समीर और ये समुद्र समीर में क्या अंतर है। स्थल समीर बोले तो है ना किधर, थल से समुद्र की ओर, और समुद्र समीर बोले तो समुद्र से थल की ओर। और ऐसा कब होगा, ऐसा भैया ऐसा होगा कि भैया बस एक ही चीज़ याद रखना कि पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, पृथ्वी जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, बस यही वाला प्रिंसिपल है। रात्रि में ये चीज़ बदल जाएगा, रात्रि में समुद्र का पानी अब भी गर्म रहेगा और पृथ्वी ठंडी हो गई है ना, तो समुद्र का पानी अब भी गर्म है, तो तुलना में उधर निम्न दाब और इधर उच्च दाब। और आपको पता है फिर पवन किधर से किधर की ओर जाएगी। पर्वत समीर व घाटी समीर देख लो आप, रात्रि के समय पर्वत चोटियों से घाटियों की तरह प्रभावित होती हैं। अब समझो आप पर्वत समीर कब चलेगी, रात्रि में। प्रश्न बन गया, पर्वत समीर कब चलेगी, रात्रि में। और पर्वत समीर कहां से, पर्वत से, ये लो पर्वत है ना, ये बोल रहा है रात्रि के समय चोटी से घाटी की ओर उतरेगी पवन, ऐसे उतरेगी, ऐसे ना, मतलब जाहिर सी बात है यहां पर हाई प्रेशर, यहां पर लो प्रेशर ना। पर्वत ऊंचा है, ऊंचाई पे है, पर्वत ऊंचाई पे है। जब सुबेरे की बात जब चल रही है तो सूरज के करीब है, ताप मिल रहा है पर्वत की चोटी को। लेकिन रात्रि में क्या हुआ, रात्रि में तापमान उतना ही गिर जाएगा, लेकिन यहाँ तापमान बना रहेगा क्योंकि तो ऊंचाई पर है, तापमान गिर जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, ये नीचे उतरने लगेगी रात्रि में नीचे उतरने लगेगी। ठीक है, दिन के समय घाटियों से पर्वत चोटियों की तरफ प्रवाहित होती है। देख लो घाटी समीर, ये कब दिन में चलेगी, घाटियों से पर्वत उल्टा चलेगा, ऐसा चलेगा दिन के समय। क्यों दिन के समय, ऊपर में लो प्रेशर रहेगा, ऊपर में लो प्रेशर रहेगा और नीचे हाई प्रेशर रहेगा, बस सिंपल सी बात है। ठीक, स्थानीय पवने, अब एक चीज आ जाएगी स्थानीय पवने। देखो मैपिंग मैं आपको कराऊंगा, इसका व्यवस्था करना पड़ेगा मैपिंग के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा रट तो सकते हैं मैपिंग में, क्योंकि मैपिंग में थोड़ा दिशा उशा सब दिखाना होगा और आप लोगों के पास मैप नहीं है। चलो फिर भी आओ, ये पवने तापमान तथा वायु दाब के स्थानीय अंतर से क्षोभ मंडल के निचली परत में चलती है। पहली बात, लोकल विंड्स, लोकल, तो ये जो लोकल पवने हैं ये इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, स्थानीय तापांतर, ताप में अंतर होगा, पृथ्वी के अलग अलग सतह पर ताप में अंतर होगा, तभी तो लो प्रेशर हाई प्रेशर बनेगा, तभी तो ये कर पाएंगी। दूसरा दाब प्रवणता, दूसरा क्या कारण है, दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट। तो स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के दो कारक हैं, एक स्थानीय तापांतर, भैया ताप में अंतर होना तो जरूरी है, तभी तो निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब बनेगा। और पवने क्या होती है, क्षैतिज जो चलती हैं उन्हीं को पवने बोलेंगे ना, सतह पर जो चलेंगी, और सतह पर चलने के लिए भैया उनको लो प्रेशर हाई प्रेशर चाहिए। और लो प्रेशर हाई प्रेशर किससे तापांतर से पैदा होगा भैया, कहीं अधिक ताप है, कहीं कम ताप पड़ रहा है, तो जहाँ अधिक ताप पड़ रहा है निम्न वायुदाब, जहाँ अधिक ताप पड़ रहा है उच्च वायुदाब। ठीक है, ये याद रखना, निचली क्षोभ मंडल में ही चलेंगी पवने। आइए, दाब प्रवणता जानते हो आप, बता चुका हूं आपको, दाब प्रवणता किसे कहते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट बताया था ना, दो बिंदु एक समान वायु दाब वाला, जैसे 5 मिलीबार तो एक काल्पनिक रेखा जोड़ दी जाती है, और एक जगह 4 मिलीबार और एक जगह ये बिंदु जोड़ दिया गया, तो पवने जैसे देखो ऐसा भी हो सकता है ना, एक 5 मिलीबार एक दो बिंदु ये समान ताप के, समान वायुदाब के, और एक बिंदु आपको थोड़ी दूरिया में ऐसे मिला 4 मिलीबार का, ये 4 मिलीबार और ये 4 मिलीबार, तो ये हाई हो गया, ये लो हो गया, तो वायु की दिशा कैसे हो जाएगी, हाई से लो, और दिशा कैसे हो जाएगी, ये ऐसा पड़ रहा है ना, दिशा कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, इधर से निकलेगी ऐसे हो जाएगी। बात समझ गए, यही होता है दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट।
मतलब दो समान वायुदाब वाली काल्पनिक रेखाओं, है ना, काल्पनिक रेखाओं के जो परस्पर, जो वहां से हाई प्रेशर और लो प्रेशर, यही दाब प्रवणता है। अगर समदाब वायु रेखा पास पास होगी, समदाब वायु रेखा पास पास होगी मान लो, तो दाब प्रवणता उल्टा रिवर्स करना, पास पास तो दाब प्रवणता अधिक, दूर दूर तो दाब प्रवणता कम। स्थानीय पवनें गर्म तथा ठंडी, दो प्रकार की होती है स्थानीय पवनें, या तो गर्म पवनें होती हैं या फिर ठंडी पवनें, या तो गर्म पवनें या फिर ठंडी पवनें। अब ये मैप वाला काम आ गया, लेकिन रटते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैप में ज़्यादा अच्छा होता है ना। चलो भैया, लू पहले इसको देख लेते हैं अपन, फिर मैप में देखेंगे, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, है ना। अब आप देखो, सबसे पहले गर्म पवनें, या इसी यही तो शुष्क पवनें भी होंगी ना, गर्म पवनें या ये मानसूनी पवनें नहीं है, कंफ्यूज मत होना कि गर्म पवन है तो सर इसके अंदर वाटर वेपर होगा। ये मानसूनी, ये क्या है, कैसी मानसूनी पवनें नहीं है, मानसून पवनें ये है गर्म पवनें या शुष्क पवनें। ठीक, चलो आए हरे बंदो। हाँ, आइए, भारत के उत्तरी मैदानों तथा पाकिस्तान में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती, कभी दिशा भी पूछ देगा ना, लोग नॉर्मली क्या याद करते हैं कि इनमें से कौन सी पवन गर्म है कौन सी ठंडी है, लेकिन जैसा नेचर जा रहा है परीक्षाओं का, भैया वो दिशा भी पूछ देगा, कौन सी दिशा में चल रही है ना, कहाँ से कहाँ की ओर चल रही है, ये भी पूछ सकता है। तो आप देखेंगे लू, हम लोग बोलते हैं ना लू चल रहा है, मई जून में लू चल रहा है बोलते हैं ना, तो लू क्या है आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं। गर्म पवन है, एकदम ऐसे चेहरे पे लगता है ना, कड़कड़ा जाता है चेहरा। मई और जून के बीच में निकलो दोपहर में 12-1 बजे 2 बजे, देखो ऐसे साला लगता है गरम गरम ना, नाक गरम होता है सबसे पहले ना, सिर पता नहीं चलता नोनी, हाँ वो तो पहले सीधा खड़ा पड़ रहा है, लेकिन एहसास यहाँ से होता है, यहाँ से नाक से ना। आओ, प्याज तासीर में ठंडा होता है, प्याज रख के घूमने से नहीं होता, वो मूर्ख बनाने के तरीके हैं, प्याज खाने से होता है। प्याज खाया करो, मुंह से बदबू मारेगा लेकिन बचाए रखेगा। नहीं, क्या करना है तुमको, करना क्या है बे, बदबू मारने तो मुंह को, तुम्हारा सेहत तो बचा रहेगा ना। खूब प्याज खाया करो गर्मी में, दाल चावल के साथ सलाद बना के प्याज के साथ, मजा भी तो आता है, नहीं आता मजा, बोरे बासी के साथ खाओ। अरे साला गर्मी का सबसे बढ़िया आम का अचार ले लो, आए बोरे बासी आम का अचार, दही मेरे को मजा नहीं आता, आई डोंट लाइक इट। मेरे को क्या है, मैं उसमें डाल देता हूँ काला नमक, मिर्ची पाउडर, आम का अचार का मसाला, वो मिला देता हूँ, है ना, और उसके बाद प्याज के साथ चाप जाओ ना। लेकिन जो लोग दही खाते हैं उनको दही के साथ मजा आता है ना, दही खाना चाहिए वैसे। अरे मेरे साला, मेरे को बेकार लगता है दही, वो देखने से ही मेरे को ना, हालांकि मैं दही बड़ा खा लेता हूँ हाँ, दही बड़ा खा लेता हूँ, लेकिन ऐसे कोई दही देता नहीं उतरता साला। अच्छा, दही मीठा भी नहीं होना चाहिए, दही में मतलब थोड़ा चटपटा काला नमक मिर्चा उर्चा होना चाहिए, तब दही बड़ा के साथ वो अच्छा लगता है ना। और सबसे बेकार है घी बनाने की प्रक्रिया। घी बनाने की प्रक्रिया देखोगे ना, पूरा वो मलाई निकाल के उसको सड़ाया जाता है ना। हाँ, जब उसमें बैक्टीरिया आ जाता है तब वो महकता कैसा है पता नहीं क्या। उसके बाद उसको जब साला कढ़ाई में चढ़ा के जब बॉईल करते हो तब देखो कैसा महकता है ना। महका थोड़ी गंदी स्मेल उत्पन्न होती है, बस जब घी बन जाता है तो बात अलग है ना। घी बन जाता है तो बात अलग है। हाँ, वो बात सही है। वो देखने अगर उसमें खाने में साला
टेस्टी नहीं होता या स्मेल बेकार होता है, लेकिन वही सही है। जैसे करेला खाओ, करेला अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। चलो, अरे सिरका वाला प्याज खाना चाहिए। अरे सिरका वाला प्याज, सब लोगों को बाल ओल का बहुत सारा समस्या, सिरका वाला प्याज वो अच्छा भी लगता है, और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलता है सिरका वाला प्याज। अब बड़ा आसान है सिरका। रे एप्पल का सिरका, उसमें प्याज गोल गोल छोटा छोटा साइज का डुबो दो, कभी भी निकाल के, हाँ कभी भी निकाल के खाओ, लाल लाल दिखता है। चुकंदर भी डालते हैं। चलो चलो चलो, आओ इधर आओ। लू भारत के उत्तरी भाग में और पाकिस्तान में चलता है। लू सबसे पहले गर्म पवन देख रहे हैं ना अपन। जब मैपिंग बनवाऊंगा ना तो मैं इसको लाल कलर से करवाऊंगा दिशा के साथ मैप में। और ये इंडिया वाला है ना नोनी, अभी ये खान ये सब थोड़ी आ गया इंडिया में। वो एक पेपर बच रहा होगा तो ऐसे ही, लेकिन पगली को इंडिया वाला छापना था, वर्ल्ड वाला छापना था, तो इंडिया वाला छाप के दे दे, है ना। हाँ चलो चलो, लू अब देखो कहाँ भैया, याद रखना भारत के उत्तरी मैदानों में, उत्तर भारत में और पाकिस्तान में, और दिशा इसकी पश्चिम से पूरा, दिशा इसकी। फॉन यूरोप के आल्प्स पर्वत की पूर्वी ढालों, ये देखो बारीकियां हैं। फॉन गर्म पवन है, यूरोप में चलता है कहाँ, आल्प्स पर्वत के पूर्वी ढालों पर। आल्प्स पर्वत के, मैं थोड़ा निकाल देता हूं, कम से कम तुमको नक्शे में दिखाता तो हूं। रुको, नक्शा इसके बाद लाता हूं। यार होना तो चाहिए, इसी में नक्शा होना चाहिए। इंडिया मैप इसमें डाल के रखें, जबकि यहाँ चाहिए वर्ल्ड मैप। देखें इसमें क्या क्या है। ये ले, ये पूरा वापस चल दी। अरे यार वर्ल्ड मैप का फोल्डर कहाँ है? मैप यहाँ है, मैप ये दे, इसमें ब्लैंक ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, फुल इंडिया, हाफ इंडिया, इंडिया मैप, नॉर्थ अमेरिका। अबे वर्ल्ड कहाँ है? सब तो यहाँ देख, रख। ये वाला समझ आएगा, समुद्र कहाँ पे, कंट्री कहाँ पे, वो थोड़ा माइंड में पूरा मैच हो जाएगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन क्लियर दिखना चाहिए ना। ये वाला लो देख, चलो। अरे मैप इसमें रहता है यार, वर्ल्ड मैप डाली नहीं है, इंडिया मैप डाल के रखी। चलो
भाई थोड़ा आइडिया तो होगा। मजा नहीं आते। एक तो डॉली का एक ठो वो रहता है, गए हो गए, गए हो गए। ये मैप्स में क्या देता होगा, ये ठीक है। आए ऐसे ही उठा ले तो ऑनलाइन इमेज, हाँ, वीडियो पे कॉपीराइट नहीं आता। नहीं इसमें नहीं आता। गाना वाना चल जाएगा ना तो आ जाता है। आए गाने में आ जाता है, गाना वाना चलाते हैं ना अपन बीच में यूट्यूब में, आ जाता है। चलो भाई, पैसा देना पड़ता है सालों को। क्या पता, मैं तो कभी किया नहीं। आ जाओ भैया, ये लो, ये है आपका लू, जो गरम है तो लाल कलर लू। पाकिस्तान और उत्तरी भारत में ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में। फिर आते हैं अपन फॉन। फॉन ये भी गरम है। तो ये यहाँ पर, ये जो यूरोप है ना, यहाँ पर है आल्प्स पर्वत। यूरोप में अपन सब आगे चलकर पर्वत सब जान जाओगे, मैपिंग कराऊंगा सब। लेकिन यहाँ पर है आल्प्स पर्वत, ऐसे स्विट्जरलैंड ऐसे घुमा हुआ। तो ये कहाँ चलता है, पूर्वी ढाल में, पूर्वी ढाल में। और ये है क्या, फॉन, ये है फॉन, ये फॉन। तो फॉन ऐसे याद भी रहेगा आपको ना, जैसे फॉन आ जाएगा तो लाल लाल में दिखेगा, तो यहाँ ये गर्म है, किधर बह रहा है। तो ठंडा एरिया क्या हुआ, गर्म जलधारा, गर्म पवन यहाँ भी आती है। आप देखोगे ना इधर उधर, अभी आप आगे समझोगे इसको। फिलहाल तो आप केवल पवन का वो देखो, किधर गर्म, कौन सी ठंडी, किधर बह रही ना। कम गर्म होगी, ठंडा है तो क्या हुआ, लेकिन गर्मी में वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन होता तो है ना। फॉन ये तो ठीक है, लेकिन मेरा पीडीएफ कहाँ चला गया। चलो अभी छुट्टी उट्टी में सब इसको जमाना पड़ेगा। ये लड़की कहाँ है रे, इधर वाली दोनों। पेपर किसका, हिमांशी का। और वो कहाँ है, अमीशा। साला है अपने गांव। समस्या ये है कि अगर वो दोनों रेगुलर पढ़ाई करें ना तो दोनों का अच्छा है पढ़ाई, लेकिन साले बस वही नॉन सीरियस होके फिर ख़त्म हो जाते हैं। उसका तो तबीयत ज़्यादा खराब रहता है, अमीशा का। चलो आ जाओ। हेलो भैया, फॉन यूरोप याद रखिए, यूरोप में बहरी कहाँ, आल्प्स पर्वत के पूर्वी ढालों पर। बस पर्वतों के हिम को पिघला देती है, जो अंगूरों के पकने में और चारागाह के पशुओं के चरने योग्य बनाती है। अब इसकी उपयोगिता भी देखो। फॉन ये जो गर्म पवन चलती है आल्प्स पर्वत के पूर्वी ढालों में, इसका फायदा देखिए आप। ये क्या करती है, आल्प्स के पर्वत पर जो बर्फ जमी होती है उसको पिघला देती है, जो अंगूर की खेती के लिए उत्तम बना देती है। और दूसरा, अब बर्फ ढका रहता है तो वो बेचारे जानवर जो हैं उनको घास आस सब ढक जाता है, तो चारागाह नहीं बनता। तो उससे क्या है, पशुओं का चारागाह भी तैयार होता है। ये उसकी उपयोगिता है। तो फॉन का ये काम है। तो फॉन जो है, अब ये वहाँ के लिए पॉजिटिव काम कर रही है। हमारे यहाँ लू हमको बेड पे लेटा देती है ना, लेकिन फॉन वहाँ काम करती है।
आल्प्स पर्वत जो यूरोप में है उसके पूर्वी ढालों के में बहती है, प्रवाह होती है। पूर्वी ढालों में जमी बर्फ को हटा देती है, पिघला देती है, जो अंगूर की खेती के लिए अच्छा होता है, इसीलिए अंगूर की फिर वहाँ वाइन बनता है ना। और दूसरा चारागाह तैयार कर। फिर चाहिए चिनूक। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्व से उत्पन्न होती है ना। रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढालों से नीचे उतरती है। चलिए आइए देखिए, नक्शा यहां होना चाहिए था, ये लो, आओ इधर देखो आप। संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत, यहां कहीं रॉकी पर्वत है, और ये रॉकी पर्वत के किधर चल रही है? पूर्वी ढालों पर। पूर्वी ढाल बोले तो ये क्या है? चिनूक। ये क्या है? चिनूक। चिनूक रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चिनूक। अच्छा, ये फिर रॉकी पर्वत में जितनी बर्फ जमी होती सारे बर्फ को खा जाती, मतलब पिघला देती, इसीलिए इसे चिनूक को हिमभक्षक भी कहा जाता है। चिनूक को हिमभक्षक है ना, स्नो ईटर कहा जाता है, इसको स्नो ईटर कहा जाता है। तो थोड़ा थोड़ा गलत जगह मैं लोकेट कर लिया हूँ, इसको रुक कॉपी करूँ तो अरे कहाँ घिस, कॉपी किया था ना अभी तो। अरे अरे यार हरामखोर, ये मैप इसको रुको फिक्स करना पड़ेगा, अभी बनवाऊंगा कि उसी पीडीएफ में मैप होना चाहिए। हो गया। अरे हाँ, आया था इसमें? नहीं आया। फोकट में टाइम लग रहा है साला। इसी में अगर मान लो एक ठो ऐसा ब्लैंक मैप इसी टॉपिक में ऐड कर देना चाहिए। नहीं, मैं क्या करता था, वर्ल्ड मैप का एक फाइल बनाया था अभी ये में, लेकिन वो कहाँ डाल दे, इंडिया मैप को डाल दे ये में, इस पीपीटी में। कोई नहीं उसको आ जाओ। ये हम लोग देखे थे, ये क्या था? लू। ये था लू, पूर्व से पश्चिम। फिर हम लोगों ने देखा ये यूरोप में एल्प्स पर्वत के पूर्वी ढालों पर फॉन। फिर इधर देखा हमने रॉकी पर्वतमाला में चिनूक। अच्छा, किधर से आ रही भैया? ऐसे आ रही ना, ये देखो दिशा। और ये क्या है? हिमभक्षक कहलाता। पूछ देता ना, हिमभक्षक किसको कहा जाता है? चिनूक को। चिनूक जो है हिमभक्षक है। आइए अब चिनूक के बारे में देखिए, कहाँ गया चिनूक? हाँ, ये है। रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढालों से नीचे उतरती, पहली बात। दूसरी बात, हिमभक्षक कहा जाता है। चारों गांव का बर्फ मुक्त, बिल्कुल वही, चारागाह को बर्फ मुक्त बनाती है। रॉकी के पश्चिम ढाल पर वर्षा करते हैं। एक और चीज, रॉकी के पश्चिम ढाल पर वर्षा करती हैं। ठीक, ये देखिएगा। अगला है आपका सिरोक्को, सहारा रेगिस्तान उत्तर की ओर। सहारा रेगिस्तान उत्तर की ओर। अब आप देखिए सिरोक्को एक चलेगा कहाँ? सहारा रेगिस्तान। ये लो, सहारा रेगिस्तान किधर है? ये पूरा बता रहा हूं, आप आगे चल के पढ़ोगे। सहारा रेगिस्तान नहीं, उसको पश्चिमी सहारा, वो एक देश है। सहारा रेगिस्तान वास्तव में इतना बड़ा, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, वो ऐसे फैला हुआ है। तो सहारा रेगिस्तान के उत्तर में ऐसे उत्तर में ये क्या है? सिरोक्को। क्या है? सिरोक्को। यह है सिरोक्को। सहारा रेगिस्तान में उत्तरी
तो कोई देश नहीं पूछता आपसे, सारा रेगिस्तान है। उत्तरी भाग में एक गर्म पवन चलती सिरोक्को, ठीक, ये आइए सिरोक्को हो गया। उसके बाद देखिए सारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर होते हुए इटली तथा स्पेन में प्रवेश करती है। अब देखो प्रश्न बन गया। अब ये आपको सिरोक्को जो दिख रहा है आपसे बोलेगा कि कौन सा इसमें से गर्म पवन जो है वो मेडिटेरेनियन सागर को क्रॉस करते हुए, देख रहे हो ये क्या है, स्पेन है, इधर स्पेन फ्रांस, इधर स्पेन फ्रांस पुर्तगाल है। चलो अभी नहीं जान जाओगे आप, मैं पहले मैपिंग में घुसने से पहले आपको पूरा वर्ल्ड का मैप करवाऊंगा। तो ये यहाँ पहुँचती है, देखो यहाँ पहुँचती है। तो आपसे पूछेगा कि कौन सी गर्म पवन भूमध्य सागर, ये जो बीच में सागर है ना, ये मेडिटेरेनियन सी कहते हैं इसे, भूमध्य सागर, ठीक, इसको क्रॉस करते हुए स्पेन फ्रांस पहुंचती है। ये प्रश्न बन जाता है कौन सी, सिरोक्को। तो सहारा रेगिस्तान में उत्तर की ओर ये पवन बहती है, भूमध्य सागर क्रॉस करती है और वहां से यूरोप पहुंचती है। यूरोप में भी कहाँ, स्पेन फ्रांस, ठीक, समझ गए। ये हो गया सिरोक्को। उसके बाद हाँ सिरोक्को हो गया। अन्य नाम देखो, इटली में इसको सिरोक्को, इटली में यही क्या कहलाती है, सिरोक्को, मिस्र में खमसीन और लीबिया में गिबली, लीबिया में और ट्यूनिसिया में चिली, ये स्पेलिंग गलत है, लीबिया गिबली, है ना। अब यही गर्म पवन देखो आप अन्य नामों से जानी जाती है, एकदम अन्य नामों से, ठीक। अरे बढ़िया प्रश्न बनेगा। यही जो गर्म पवन है अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। चलो देख लो आप, इटली में सिरोक्को, इटली में सिरोक्को, इटली में इसे सिरोक्को कहते हैं। मिस्र, इजिप्ट में खमसिन, इजिप्ट में खमसिन, इजिप्ट में खमसिन, लीबिया में गिबली, लीबिया में गिबली और ट्यूनिसिया में चिल, ट्यूनिसिया में चिल। ये पवनें लाल वर्षा करती हैं लाल रेत की उपस्थिति के कारण। सहारा से उठी हैं, सहारा से उठी हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ रेत के कारण पवन अपने साथ लेके चलेगी। अबे रेत लेके वो निकली है भाई, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। देखो मैं देखो एक बात बता देता हूँ तुमको, मानसून के अलावा भी तो बारिश होती है। मानसून में जब वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनों से वर्षा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वर्षा के कारक केवल मानसून पवने हैं, ऐसा नहीं है। क्या होता है, पवने हैं तो कुछ ना कुछ भैया, अगर भूमध्य सागर क्रॉस कर रही हैं तो भैया गर्म है, गर्म है तो कुछ ना कुछ तो लेगा। लेकिन ये मानसून के समय वर्षा नहीं करेंगी क्योंकि मानसूनी पवने नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हल्का फुल्का वर्षा हमारे यहाँ भी तो होता है ना। अभी देखो मानसून नहीं था लेकिन थोड़ा वर्षा हुआ था ना, तो वो मानसूनी पवने नहीं है वो, है ना, लेकिन वर्षा होगी। तो यही जो सिरोक्को है, ये गर्म पवन जो है, ये सहारा रेगिस्तान से आ रही है। तो ये वहाँ के लाल, जो लाल मिट्टी या लाल कण लेकर चलती है, तो जो हल्का फुल्का ये वर्षा करती, क्या करती है, लाल वर्षा। पूछेगा आपसे लाल वर्षा कौन सी पवन, सिरोक्को, लाल वर्षा कौन सी पवन, सिरोक्को। और यही ऐसा हो सकता है कि सिरोक्को ना दे कि ये दे दे अन्य नाम भैया, तो सिरोक्को, इटली में ये सिरोक्को कहलाती, इटली में सिरोक्को। फिर कहाँ, मिस्र में खमसिन, मिस्र में खमसिन, मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली, लीबिया में गिबली और ट्यूनिसिया में चिली। और यही लाल वर्षा करती है, ये लाल वर्षा। फिर देखिए ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में चलती है। ब्लैक रोलर कहाँ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ना। पर इसको रट लो यार, बार बार नक्शे में जा रहा हूँ। अब मैं नक्शा करवाऊंगा आपसे, ऐसा नहीं है, मैं नक्शा जुड़वा के करवाऊंगा इसको आपसे, कल ही करवाऊंगा। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड किधर है, इधर है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यूजीलैंड। तो ब्लैक रोलर नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका, ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका, ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका, ठीक। हरमटन सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान में भी किधर, पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी जो अफ्रीका का पश्चिमी भाग है वहां चलती है, नीचे साइड, है ना। हरमटन, हरमटन पश्चिमी अफ्रीका, हरमटन वे भी रेगिस्तान में चलती है, लेकिन कौन से हिस्से में, पश्चिमी ना। तो सहारा रेगिस्तान के पश्चिमी भाग में, हरमटन सहारा रेगिस्तान के पश्चिमी भाग में,
फिर देखिए ठंडी पवने कुछ मैपिंग कराऊंगा ना, चिंता मत करो, कल मैपिंग एक बार करा के ही आगे बढ़ूंगा। मिस्ट्रल, अब ये है ठंडी पवने ना, क्योंकि मैप में अपन क्या करेंगे, लाल पवनों को लाल कलर से बनाएंगे और ठंडे को हरा से बना, जो भी हो तुम्हारी मर्जी ना, सफेद में भी बना सकते हो जो दिखे ना ना। वो वाला एक्सपेरिमेंट किया नींबू से लिख कर उसको आग में ऐसे रखकर, वो नींबू से सफेद पेपर में नींबू से ले लेके लिखो जो भी लिखना है, दिखाई नहीं देगा। वो तब दिखाई देगा जब आग के ऊपर उसको ऐसे गुजारोगे ना, तब वो लिखावट उभर के आती है। अरे दुनिया ये छोटा सा ट्रिक है, सब जानते होंगे भैया। सबसे पहले किसी को पेपर मिलेगा तो बोलेगा साला कुछ तो बात है, फिर वो सबसे पहले वही देखेगा। लिटमस अलग है, लिटमस वो पीएच। हाँ, आओ मिस्ट्रल आल्प्स पर्वत से उत्पन्न होकर भूमध्य सागर की ओर चलती है। ये भी आल्प्स पर्वत में, ये भी आल्प्स पर्वत उत्पन्न होती है और किधर, इसकी दिशा क्या, दक्षिण की ओर, भूमध्य सागर की ओर चलती है। ये ठंडी जलधारा, ये ठंडी पवन है। मिस्ट्रल ठंडी पवन कहाँ चलती है, यूरोप में। यूरोप में आल्प्स पर्वत से निकलकर किधर की ओर जाती है, भूमध्य सागर की ओर। ठीक, फिर आप देखिए रोन डेल्टा, अरे यार डेल्टा होता है रे, तथा लायंस की खाड़ी में चलती है। और एक और ऐसे भी पूछ सकता है ना, लायंस की खाड़ी में चलती। बोरा देखो आप, मध्य यूरोप में उत्तर पूर्वी पर्वतों से एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती। क्या है ये, आपको इसलिए इतना क्लियर समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी आपको मैंने ये आप मैपिंग नहीं जानते हो ना, वर्ल्ड में कौन सी चीज़ कहाँ है। बस अभी आपको महाद्वीप पता है, महाद्वीप पता है, पर्वत भी नहीं पता है किधर है, कौन सी पर्वत किधर है, सागर कौन कौन से हैं। तो मैं एक काम करूँगा, इसकी मैपिंग कराने से पहले जब मैं वर्ल्ड मैपिंग के बाद, क्योंकि मैं जब आपको ये ना, तब फिर आएगा रिपीट, कहाँ आएगा, जब मैं आपको एक एक महाद्वीप कराऊंगा तब आएगा ये। तब मैं आपको क्या है भाई, पर्वत, झील, नदियाँ, ये सब बताऊंगा एक एक महाद्वीप में कौन सी किधर चल रही। तो तभी वहाँ पर मैं ये भी ले आऊँगा कि भैया ये देखो पवन इस महाद्वीप में, ये लाल, ये गर्म पवन, ये ठंडी पवन। फिलहाल के लिए आप इसको रटो बस। बोरा ये कहाँ चलेगा, ये भी मध्य यूरोप में चलता है, ये भी मध्य यूरोप में। तो अभी तक यूरोप में क्या क्या देख लिया, फॉर्न देख लिया आप लोग, फॉर्न देख लिए हो, मिस्ट्रल देख लिए हो, मिस्ट्रल भी देख लिए ना, और क्या देख लो आप, बोरा। ठीक, ये कहाँ भैया, उत्तर पूर्वी पर्वतों से एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों, एड्रियाटिक से चलती है। चलो, इटली का यूगोस्लाविया को प्रभावित, इटली व यूगोस्लाविया को, ये पवन किसको किसको, इटली व यूगोस्लाविया को प्रभावित करती है। फिर आपको अंदाजा ही नहीं पड़ रहा होगा कहाँ है, इटली नीचे है, पता है जॉर्जिया मेलोनी है इटली की, वो नहीं पूछेगा बे। ये दिख रहा है, ये पूंछ की तरह निकला हुआ, ये है इटली, ये इटली है, और यूगोस्लाविया यहाँ कहीं पड़ेगा। ठीक, नहीं अब पवन आ गया ना तो मैं यही बताने लग गया, इसको थोड़ा सा बता दूं, लेकिन जब मैं महाद्वीप कराऊंगा तो ज़्यादा स्पष्ट आएगा आपको ना। चलो आगे चलो। ब्लिजर्ड, रूस के जो ऊपर वाला क्षेत्र साइबेरिया कहलाता है, जो रशिया दिखता है ना ऊपर वाला साइबेरिया, वो चलता है ब्लिजर्ड। ठंडी होगी है ना। ब्लिजर्ड क्या है, उत्तर पश्चिम में दिशा से चलती, कहाँ से, उत्तर पश्चिम दिशा से, उत्तर पश्चिम, समझ गए ना, उत्तर पश्चिम ऐसे चलती है, ऐसे उत्तर पश्चिम दिशा से ऐसे चलती है साइबेरिया में, रूस के साइबेरिया में। और कहाँ चलती, कनाडा। और कहाँ चलता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। जुड़ा हुआ है ना, ऐसा मत सोचो कि रूस इधर अमेरिका इधर, ये तो जुड़ा हुआ है ना। तो कहाँ कहाँ चलता है, रूस के साइबेरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। बुरान साइबेरिया में चलता है, केवल साइबेरिया में चलता है बुरान। तो ब्लिजर्ड तो 3 जगह चलता है, रूस के साइबेरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। और बुरान चलता है केवल रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। बुरान
अच्छा ओहो यही है, हाँ इसी का है। हाँ साइबेरिया में इसको क्या कहते हैं, बुरान। ब्लिज़र्ड को क्या कहा जाता है, बुरान। और एक और ध्रुवीय पवनों को ब्लिज़ार्ड कहा जाता है। और एक दूसरा क्या है, ध्रुवीय पवनों को और क्या कहा जाता है, ब्लिज़ार्ड। ये ध्रुवीय पवन है, ध्रुवीय क्षेत्र में चल रही है ना, ऊपर ऊपर ध्रुवीय क्षेत्र है ना, रूस का साइबेरिया और उधर कनाडा। और ये जोरान जूरा पर्वत में चलता है, स्विट्जरलैंड। वो जहाँ आज पर्वत दिख रहा था ना, वहीं स्विट्जरलैंड, वहीं स्विट्जरलैंड है। आज पर्वत फैला हुआ है स्विट्जरलैंड में, ऐसे फैला हुआ है। तो वहाँ जो चलती है वो क्या कहलाती, जोरान। जिनेवा झील इटली तक रात्रि में चलती है, ठीक। स्विट्जरलैंड से कहाँ तक, जिनेवा झील तक चलती है। तो ये है आपका जूरा पर्वत, जोरान। खत्म हो गया। अब साइक्लोन, रुक जाओ, एक साइक्लोन बचा है। तो चक्रवात प्रति चक्रवात, रुको, इसी में है ना, ये दे लो भैया, चलो आओ इधर आओ भाई। इतना सुन लियो चक्रवात प्रति चक्रवात, लेकिन पता नहीं अभी। वायुदाब के प्रकार है ये, एयर प्रेशर सिस्टम, वायुदाब तंत्र कहा जाता है इनको, क्योंकि इनकी उत्पत्ति वायुदाब से ही होती है ना। तो एयर प्रेशर सिस्टम है दो, एक है उच्च वायुदाब प्रणाली, एक को क्या कहा जाता है, उच्च वायुदाब प्रणाली, हाई प्रेशर सिस्टम, और एक को कहा जाता है निम्न वायुदाब प्रणाली। उच्च दबाव और निम्न दबाव की पहचान आइसोबैरिक रेखाओं की आकृति से की जाती है। आइसोबैरिक, तो आप साइक्लोन में जो आप कैसे पहचान करेंगे, आइसोबैरिक रेखाएं होती हैं, आइसोबैरिक रेखाएं, समतापी रेखाएं होती है ना। आइए इधर आइए, ये देख रहे हो, ये साइक्लोन दिख रहा है और ये दिख रहा है एंटी साइक्लोन। ये चक्रवात, ये प्रति चक्रवात, चक्रवात, और ये है प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात। आप इधर दोनों में अंतर देखिए आप, है ना। ये जो चक्रवात होता है उसको निम्न वायुदाब सिस्टम कहा जाता है, लो प्रेशर। चक्रवात लो प्रेशर और प्रति चक्रवात हाई प्रेशर। लेकिन आपको इससे ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ज्यादा समझ में दूसरा डायग्राम कहाँ है, ये है ना भाई, ये दे ना। चलो इससे समझ में आएगा। चलो भैया, साइक्लोन का उच्च वायुदाब प्रणाली है कि निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब। साइक्लोन यानी चक्रवात, साइक्लोन यानी चक्रवात, प्रति नहीं लगा है ना, तो साइक्लोन है वो। साइक्लोन यानी चक्रवात, ये निम्न वायुदाब प्रणाली है। इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, बीच में क्या होगा, निम्न वायुदाब, बीच में क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब। और बीच में अगर निम्न है तो बाहर क्या होगा, हाई होगा, जाहिर सी बात है। अब इसमें क्या होता है, ऐसा देखो आप, ये देखो आप, निम्न है तो जाहिर सी बात है बाहर उच्च दाब है तो हवा अंदर की ओर आएगी, हवा अंदर की ओर आएगी ना। और अगर मान लो अंदर हाई है और बाहर लो है तो हवा बाहर की ओर जाएगी, ठीक। चलो आप इसको देखो आप, तो ये जो दिख रहा है आपको साइक्लोनिक, पहले केवल साइक्लोन को देखो, एंटी साइक्लोन को मत देखो, केवल साइक्लोनिक को देखो। बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध में जो साइक्लोन है उसका क्या होता है, काउंटर क्लॉकवाइज होता है। जो साइक्लोन जो होता है चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। और यही साइक्लोन दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाता है, वहाँ भी क्लॉकवाइज है। अरे यार रुको तो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, रुको मैं ना, असल में कंपेयर मेरे को इधर करना है, इधर मैं इधर कर रहा हूँ, नॉर्दर्न है दोनों, ये है सदर्न, ये सदर्न। तो जो चक्रवात है ना, चक्रवात की पहचान क्या भैया, बीच में लो प्रेशर होगा, बस इतना याद रखो, चक्रवात के बीच में क्या होगा, लो प्रेशर। तो इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, लो प्रेशर सिस्टम, निम्न वायुदाब प्रणाली। अगर बीच में लो प्रेशर है तो बाहर हाई प्रेशर होगा। और आपको पता है वायु का संचलन कैसे होगा, हाई से लो की, अंदर की ओर घुसेगा। अच्छा, तो अब आपको ये बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जो साइक्लोन होगा उसमें जो एयर का सर्कुलेशन होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा। तो एक ही चीज याद रखो, उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होगा, एक तो याद रखना चक्रवात को और प्रति चक्रवात में अंतर।
चक्रवात के बीच में होगा लो प्रेशर, और एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात के बीच में होगा हाई प्रेशर। बस एक पॉइंट ये याद रखना, चक्रवात निम्न वायुदाब प्रणाली है, मतलब बीच में लो प्रेशर। एंटी साइक्लोन या प्रति चक्रवात उच्च वायुदाब प्रणाली, मतलब बीच में हाई प्रेशर। एक ये पॉइंट याद रख लो। दूसरा पॉइंट, चक्रवात में जो वायु का जो संचरण होता है, और चक्रवात तो पता है आपको गोल गोल घूमता है, तो जो पवन का जो संचरण है या वायु का जो संचरण है, ये आप याद रखिएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में, ये अपन क्या बोलते हैं उसको, एंटी क्लॉक, एंटी या काउंटर बोलते हैं उसको ना, एंटी क्लॉक, नॉर्दर्न में एंटी क्लॉक। बस एक ही याद रखना, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज, है ना। अब प्रति चक्रवात की बात आएगी तो प्रति चक्रवात को भी उल्टा कर लो। एक ही बिंदु याद रखो कि सब हो जाएगा। देखो ये उत्तरी गोलार्ध, उसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। चक्रवात को एक कलर से बना देता हूं मैं, लो प्रेशर बीच में, लो प्रेशर बीच में, हाई प्रेशर बाहर। ये क्या है हमारा चक्रवात, ये क्या है चक्रवात, साइक्लोन। तो निम्न वायुदाब प्रणाली बोलते हैं अपन। फिर क्या बोले अपन, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती है ना, लेकिन ये कैसे चलेगा, ऐसा, एंटी क्लॉक। इतना ही काफी है। उत्तरी गोलार्ध निम्न वायुदाब प्रणाली एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा इधर, लेकिन लो प्रेशर ही रहेगा बीच में, बीच में प्रेशर लो ही रहेगा। अब यहां पर मूवमेंट क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये हो गया। एक ठो याद रखें बस अपन, एक ठो याद रखें, है ना। साइक्लोन का एक पहचान है कि बीच में लो प्रेशर होगा, लेकिन इसके एयर का मूवमेंट को ध्यान रखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। क्लियर। इसका ठीक उल्टा प्रति चक्रवात होगा, ठीक उल्टा। हाई प्रेशर बीच में होता है, घूम रहा है, चलो ठीक है, हाई प्रेशर बीच में, लो प्रेशर बाहर। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। ये क्या होगा, ये नहीं उल्टा बोल दिया, कैसे बना दिया रे, ऐसा ऐसा क्लॉकवाइज, ऐसा ना 5 बजेगा फिर 6 बजेगा, क्लॉकवाइज ऐसा। ये हो गया, इसका ठीक उल्टा यहां हो जाएगा, ये हाई प्रेशर ही होगा, और ये अब ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इधर। बस मतलब एक ठो बस याद रहेगा ना साइक्लोन का उत्तरी गोलार्ध। पहले एक दो बिंदु याद रखना है। साइक्लोन में भैया निम्न वायुदाब प्रणाली है, वो लो एयर प्रेशर सिस्टम है, मतलब केंद्र में क्या होगा, निम्न दाब, और प्रति चक्रवात को उल्टा हो जाएगा, केंद्र में हाई प्रेशर होगा, है ना। ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद एक ठो का याद रख लो, चक्रवात। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज है तो प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। और इधर तो एक ही याद रखो ना, बस बन जाएगा। बस इतना याद रखना कि जो चक्रवात होता है, चक्रवात में अंदर लो प्रेशर होता है और प्रति चक्रवात में अंदर हाई प्रेशर। अब हवा का संचलन अगर आपसे बोले भैया तो आप तो क्लियर है। ये देखो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आता है, इसका मतलब हवा का संचलन कैसा होगा, केंद्र की ओर होगा, है ना। मुलाकात करेंगे ना, कैसा होगा, अभिसारी बोलते हैं इसको, अभिसारी। और बाहर के, और इधर क्या होगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर, मतलब केंद्र से बाहर, इसको क्या बोलेंगे, अपसारी। इसको क्या बोलेंगे, अपसारी। ये कन्वर्जेंट, यहाँ पर हवा का मूवमेंट कैसा होगा, कन्वर्जेंट। अभिसारी, यहाँ का हवा मूवमेंट बाहर जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, अपसारी, मतलब डाइवर्जेंट। एकदम सिंपल था, है ना। तो साइक्लोन में ये प्रति चक्रवात और प्रति चक्रवात में आपको यही याद रखना है। क्लियर। अब ये जो चक्रवात एक नाम दे का अलग अलग नोट्स में नहीं दे, अब यही देना चाहिए था। मैं पढ़ाया तो हूँ चक्रवात, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम। अच्छा, इसमें नहीं दिया है, मेरे को ठीक से याद भी नहीं। देखो यही जो चक्रवात है ना, अच्छा प्रति चक्रवात का मतलब साफ मौसम,
प्रति चक्रवात मतलब साफ मौसम है भैया, यहाँ हताहत नहीं होते लोग, हताहत तो ये करता है, ये खतरनाक होता है ना। इसमें क्या होगा, सब घूमने लगते हैं, हवा जो है बाहरी घेरे से अंदर की ओर आती है, तो जिसको जिसको लपेटे में ले ली, घुमा घुमा के कहाँ ले जाएगी, बीच में ले जाकर पटकेगी, सब भिड़ेंगे, ट्रक जानवर पशु सब वहाँ केंद्र में जाकर भिड़ेंगे। तो तबाही ये मचाता है ना, तबाही क्या मचाता है, चक्रवात। ये डिस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव है। इनके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अब मेरे को देखो, मैं दिक्कत हो सकता है, गलत हो सकता है, इसलिए मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। इन्हीं चक्रवातों को जापान में टाइफून कहा जाता है। टाइफून, टाइकून नहीं, टाइफून। अमेरिका में इन्हें टॉर्नेडो कहा जाता है। देखो सुनो, मैं गलत हो सकता हूँ ना, क्योंकि भरोसे पे चल रहा हूँ, मैं आपको पता करवाऊंगा। ये टॉर्नेडो कहा जाता है, टॉर्नेडो, टॉर्नेडो। कनाडा में भी, अमेरिका और कनाडा में टॉर्नेडो कहा जाता है। फिर इन्हीं चक्रवातों को हरिकेन भी कहा जाता है। अब वही तो याद नहीं है ऐ साला, फिर मतलब जब मैं बोल रहा हूँ साला मेरे को कंफर्म याद नहीं है, तभी कोचक के वही लिख रहे हो, तो बोला सर आप गलत बताए थे। बस नाम सुन लो। इन्हीं चक्रवातों को अलग अलग, कहीं टॉर्नेडो कहा जाता है, कहीं हरिकेन कहा जाता है, कहीं टाइफून कहा जाता है, और कहीं कहीं इसमें साइक्लोन तो हो गया, क्या बचा इसमें, हाँ वो सब, वो गैस ना एटमॉस्फेयर वाले में, उसको अपन कल करेंगे। कल अब फैक्चुअल डेटा है ना वो, तो काली ओला कर पूरा आर्गन ऑक्सीजन जो वायुमंडल का एकदम शुरुआत वाला है, और उसके वो तो जल्दी हो जाएगा। उसके बाद ना ये मैपिंग करा दूंगा, ये सब टॉर्नेडो, साइक्लोन, पवन ना, मैपिंग के लिए मैं काम करूँगी। ये छोटे मैप में हो सकता है ये वाला, तो जो पवन है ना, केवल पवन तो लोकेट करना है, तो ये छोटे मैप में हो सकता है। तो मैं काम करूँगा कि अभी तो अपने पास बड़ा मैप है नहीं, उसका जुगाड़ करेंगे, ये इसी में निकलवा दूंगा, वर्ल्ड मैप यही पेपर में इसी साइज में निकलवा दूंगा, आगे पीछे पवन तो लोकेट हो जाएगा उसमें ना। तो गर्म पवन चक्रवात सब लोकेट कर ले। अरे साला स्टेपल तो लगा, स्टेपलर नहीं लगाइए, उड़ रहा है ऐसे ही।